आरपी मैंने आपको जोड़ लिया है। ओह वाह, ये कहाँ बैठे हो आप? हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो? अपने घर पे लखनऊ में। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बाहर है ना इस वक्त, शाम। अमेजिंग नहीं, वेदर लग रहा मैं कमरे में हूँ और ये हमारा गार्डन है पीछे, है। अच्छा, रूम वो का गार्डन लाइट तो। की रिफ्लेक्शन है। आज दिल्ली में तो काफी आंधी आई है, तूफान आया है। तूफान था ये, नोएडा की तरफ वो पहुंच के लखनऊ तक आ गया है। और अच्छा, पहुंच गया है, हाँ, और इस अच्छा ठीक है। लखनऊ तक आ गया वो तूफान नोएडा का, और इसीलिए शायद थोड़ा नेटवर्क भी ठीक नहीं है। नेटवर्क ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप और हम आमने सामने हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि आरपी, जब मैं अभी बात भी कर रहा था, जहीर और आशीष तो थे ही। उसके बाद हम्म। आप आए 2005 में। 6 में आपने फैसलाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला था, और आई थिंक आपकी 5 विकेटें थी शायद उस टेस्ट मैच में। फर्स्ट 5 विकेट हॉल भी था उसी में। आपका सिग्नल थोड़ा हिल डुल रहा हाँ है। हाँ, पहले मैच में 5 विकेट थी मेरी फैसलाबाद में। अच्छा, अच्छी बात ये नहीं, वहां पर एक और बड़े खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था, कपिल देव। कपिल पाजी ने मुझे बताया। हाँ, 78। और वैसे फैसलाबाद तो कब्रगाह मानी जाती है ना गेंदबाजों की। अरे, हमारे वो उस मैच में टेस्ट बहुत मैच रन में भी बने थे। हाँ, बहुत। बड़े रन बने थे। और मुझे याद है वो उस टेस्ट मैच का एक बड़ा वो फेमस किस्सा था, आपको याद होगा। शोएब ने धोनी को बाउंसर मारा, और धोनी शायद उससे पहले कह रहे थे कि शोएब को देख लूंगा, मीडिया में चल रहा था। तो शोएब ने बाउंसर मारा और धोनी को बोला अब देख। तो मुझे याद है माही ने एक हुक मारी थी, जो फैसलाबाद पैरेलल गई और लग के वापस आई थी। माही का शायद पहला 100 था शायद टेस्ट मैच में। आई थिंक पहला शॉट था, और मुझे भी इतना ध्यान नहीं, और वो बाउंसर नहीं था, वो बीमर था जिसपे छक्का बीमर मारा था था। उसने। हाँ। और आपने जो 5 विकेट ली उस कब्रगाह पे, गेंदबाजों की कब्रगाह पे, उसके बाद आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो। नहीं, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन फिर भी याद दिलाएंगे तो हो जाएगा। मुझे अपने हाँ, प्रेस विकेट्स तो थोड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत आप याद है। आए। आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं आपसे पहली बार मिला था आई थिंक श्रीलंका 2005, जब आप और ओके। सुरेश रैना पहली बार इंडिया खेले थे। ग्रेग चैपल कोच बन के आए, और दादा पे हम्म। बैन लगा हुआ था, फिर दादा मिडवे आए। अच्छा, वो ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे अभी भी याद है। जब आप आए 5 विकेट लेने के बाद, तो सवाल आपसे 12-14 पूछे गए थे, और हर सवाल पे आपका जो 4 अक्षर का जवाब आता था, उस टाइम पे बड़े शर्मीले इंसान थे आप। आ, शायद मीडिया कभी फेस ना किया हो, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई जीवन में कि आदी हो गए मीडिया के। फिर तो आप पूछते रहो लंबे लंबे आंसर। वो पहला टूर था, उतना में आइडिया नहीं था मीडिया का कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर देना है, इससे थोड़ा दबी दबी जबान में या बहुत कम शब्दों के साथ आंसर दे रहा था मैं। लेकिन उसके बाद तो परिपक्व हो गया, मेच्योरिटी आ गई। तो क्या विवाद, आप आपके करियर विवाद से आप जाने जाएंगे, या फिर मुझे जो याद आता है, एक तो नॉटिंघम टेस्ट मैच, एक हम्म। मुझे याद आता है पर्थ टेस्ट मैच, फिर मुझे याद आता है वर्ल्ड टी ट्वेंटी में आपकी 12 विकेटें थी। आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर आप ही थे शायद उस वर्ल्ड टी20 में, जो इंडिया जीता शायद था। आई थिंक किसी एक से एक विकेट कम था, मे बी शायद शाहिद अच्छा। अफरीदी था या कोई और, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट। एक विकेट कम अच्छा। था मैं। हम्म। नहीं, विवाद से क्यों? हाँ, मतलब अगर अगर एक बार आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो और एक हाईएस्ट जो लेवल अचीव करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो साथ में रहता है, फेलियर भी आपके साथ रहता है, और छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ ही चलती रहती हैं। उन सबका कोप अप करके अपने जो अल्टीमेट गोल होता है उसकी तरफ फोकस रख के आगे चलना चाहिए। और अब पता नहीं, ये तो पब्लिक ही बताएगी किस तरीके से याद रखना चाहेगी मुझे। एक स्विंग बॉलर जिसने वर्ल्ड कप जिताया, या फिर कम मैचेस खेला है, या फिर जो कंट्रोवर्सीज हुई हमारे सिलेक्शन को लेके, या बहुत सारी चीजें। तो आज बात करें सब पे। हाँ, मतलब जितने आंसर दे सकता हूँ लंबे लंबे मैं दोनों की कोशिश जरूर करूंगा। अब मेरे पर बड़ा इल्जाम लगा है आजकल, किसी ने वो ट्वीट किया उस दिन, और दादा को उन्होंने टैग करके कहा कि दादा, इस इंसान के इंस्टा लाइव बंद कराओ, ये इंडियन क्रिकेट में महाभारत करा देगा। नहीं, महाभारत क्यों करा दे रहे हैं? आपके सबके ओपिनियन है अपने अपने, जो उनके पुराने एक्सपीरियंस थे क्रिकेट में और या फिर सिलेक्शन के साथ, मैंने देखे दो चार इंस्टा लाइव इसमें। तो सबको बोलने का अधिकार है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो ठीक है, आपका काम क्वेश्चन पूछना और हमारा काम आंसर देना है, तो हमारे ऊपर हमें कैसे आंसर देना है। सही बात है। और आप तो वैसे भी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के हिस्से हैं। आप अभी अभी आपने और मदीपा ने हम्म। मिलकर सिलेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। सुलक्षणा जी भी थी साथ में। सुलक्षणा हाँ। जी भी थी। हम्म। बड़ी जिम्मेदार पोजीशन है आज आपकी इंडियन क्रिकेट में। अच्छा, वो जर्नी अंडर 19 से आप सीधा भारत की टीम में आए। और आप सुरेश रैना दोनों, पहले आप वनडे क्रिकेट खेले, फिर वो टेस्ट मैच पाकिस्तान, और कराची टेस्ट मैच में भी आपकी विकेट थी मुझे याद है, जिसमें इरफान की भी हैट्रिक थी। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इतनी जल्दी आउट करने के बावजूद इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया था। आसिफ ने शायद बड़ी विकेट निकाल दी थी। हाँ, आसिफ को हमने फैजलाबाद में ही बॉलिंग करते हुए देखा था, पर वो नेट्स पे था क्योंकि मैच खेला नहीं वो। और वहां जाके उसने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की।
हमारा जो जर्नी रही यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप से इंडिया टीम की, और वो बहुत ऊपर नीचे हमेशा की तरह जैसे सभी के साथ होता है वो, क्योंकि मुझे शायद सौरव गांगुली ने, दादा ने कहीं खेलते देखा और उन्होंने बोला कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वीआरवी सिंह, उनको बुलाना चाहिए हाँ उन एग्जैक्टली लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके मुंह से वीआरवी सिंह निकला था, और शायद वो इंटरव्यू मैंने किया था, मुझे अभी भी याद है, आज तक में ही किया था। यू आर आज एब्सोल्युटली तक राइट। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं किसने किया था विक्रांत, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ध्यान है क्योंकि हर उन्होंने ऐसा बोला कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और वीआरवी सिंह। सो हम दोनों अंडर 19 का पार्ट थे, और हम दोनों, वीआरवी सिंह भी पंजाब का एक प्लेयर है, अच्छा गेंदबाज रहा, तेज गेंदबाज, और हम दोनों एनसीए साथ में थे, कई जगह साथ में खेले भी। तो एक टाइम आया था उसमें था 2004-5 के आसपास, जहां पर इंडिया के जो फास्ट बॉलर होते हैं डोमेस्टिक सर्किट के यंग बच्चे, उनको उठा के इंडियन टीम के कैंप में डालते थे। तो हम और वीआरवी दोनों वहां पहुंचे कैंप में। शायद बैंगलोर में था और कैंप, ग्रेग चैपल का बैंगलोर में कैंप था तो एक, वही वाला। हाँ बैंगलोर में था, उसके बाद कलकत्ता में भी हुआ, पहला बैंगलोर, यू राइट, जब पहली बार हम गए वहां पर और सारे प्लेयरों से मिले। तो ऐसे करके हम 10-12 लड़के वहां पहुंचे। तो पहला मेरा कहो कि आप पहला मेरा एक टिक पॉइंट था कि आप के अंदर वो टैलेंट है कि आप इस तरफ जा सकते हैं, इंडिया टीम। वहां जाके हमने बॉलिंग की, लक्ष्मण थे वहां, वीवीएस था, सौरव गांगुली ऑब्वियसली, सचिन तेंदुलकर, सबको बॉलिंग की और काफी कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद होना क्या चाहिए कि आप जब इंडिया टीम का कैंप, मतलब उसको कैंप का श्रेणी दिया गया कि मिथुन मिन्हास भी था उसमें, मुझे ध्यान है, एक कैंप में भी वो बैट्समैन थे, और सरकार एक और गेंदबाज थे, काफी लोग थे, एक पूरे सारे नाम नहीं ध्यान है मुझे। तो होना ही चाहिए कि आप जब इंडिया टीम का कैंप करके आओ तो आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए अंडर 19 के बाद। और मैं शायद रणजी ट्रॉफी उत्तर प्रदेश टीम का पार्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे एडवाइजरी कमेटी में एक मेंबर है मदन लाल जी, वो तब एक ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करते थे इंडियन टीम के आसपास। तो उन्होंने थोड़ा पुश किया सौरव गांगुली के साथ मिलकर कि टैलेंट है, और मैं इंडिया ए खेला अगेंस्ट बिना न्यूजीलैंड। रणजी ट्रॉफी खेले आप इंडिया ए बिना खेले। बिना बिना रणजी ट्रॉफी खेले, और उसमें खेले यूपी हम ने 3 लोग। उस काबिल नहीं समझा, लेकिन इंडिया ए सिलेक्टर्स ने डाल दिया आपको। हाँ, उसमें हम 3 लोग खेले, तीनों, मैं था, मुनाफ पटेल थे, और श्रीशांत भी था उसमें। और शायद उसी टूर के बाद आकाश का सिलेक्शन हुआ था इंडिया टीम के लिए, जहाँ तक मेरा इतनी मुझे मेमोरी है नहीं। तो ऐसे ऊपर नीचे कि फिर उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेला, वो डिफरेंट स्टोरी थी। सो पहले 19 से सीधा मैं इंडिया कैंप गया, और वहां से थोड़ा झटका मिला मुझे आके यूपी में गिरा, फिर सेलेक्ट हुआ इंडिया के लिए। तो ये तो चलिए भाग्य था कि ऐसा उथल पुथल होता रहा और मैं एक एक सीढ़ी आगे चढ़ता रहा। मुनफ पटेल, आरपी सिंह, श्रीशांत, श्रीशांत भी था। वीआरवी की आपने बात की, एक पौध आई थी जब ऐसे लग रहा था एक जैक और एक आशुपा, इनके अलावा मतलब 4-5 अच्छे तेज करने वाले बॉलर भारत के पास थे। और मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, ये टेस्ट मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, मोहाली में शायद। मुनफ ने नागपुर में शायद डेब्यू किया था, और मोहाली उसमें थे आप, जिसमें पीयूष भी खेला था, उस टीम में थे हाँ आप। मैं टीम में था, मुझे याद है वो, आई थिंक वो क्या हुआ था, राहुल और वीवीएस स्लिपों में थे, और शायद दोनों से कैच छूट गए उस दिन, 2-2 3-3, विच वाज अनबिलीवेबल। और मुझे याद है शायद इन दोनों में से कोई एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था कि हम इस पेस पे, मतलब इस पेस पे स्लिपों में यूज टू नहीं है, इन द सेंस कि द इंडियन पेस बॉलर इज अराइविंग। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उस वक्त। हाँ, मतलब इन दोनों से कैच छूट जाए मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं भी जितने साल खेला मैक्सिमम मैंने राहुल की कप्तानी में खेला, राहुल भाई की, और लक्ष्मण हमेशा स्लिप पे थे, कैचेस छूटते। लेकिन हाँ, वो एक टाइम आया था जहां पर एनसीए और एमआरएफ दोनों का योगदान कहूंगा मैं, टी शेखर सर थे एमआरएफ में, और एनसीए का जो अपना स्ट्रक्चर था उससे बहुत सारे इंडियन के तेज गेंदबाज ढूंढ निकाले कि जो तेज फेंक सकते हैं, उनको पिक किया, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आपको स्विंग, वैसे भी मेरा भी मानना है कि अगर आप तेज फेंक सकते हैं तो स्विंग थोड़ा आपको सिखाई जा सकती है, और लाइन लेन भी सिखाई जाती है। तो पहला काम तेज, तो वो स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके तहत मुनाफ पटेल ढूंढे गए, मैं कहूंगा। हम लोग भी उस टीआरडीओ, पहले एक टैलेंट रिसर्च करके एक टीआरडीओ, टैलेंट रिसर्च टीआरडीओ डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, बिल्कुल। टीआरडीओ ने ही हम सबको ढूंढा यहाँ से पूरे कंट्री से ढूंढ ढूंढ के। पर वो पेस था उन सभी में, जो लोग खेले भी उस वक्त कंट्री में, मैं हूँ, मुनाफ, श्रीशांत थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे और लोग भी थे जो नहीं खेल पाए, पर वो उनके पास स्पेस था। तो शायद हम लोग, वो एक चेंज था भारतीय टीम पेस बॉलिंग में कि ट्रेडिशनल जो हमारा स्किल बेस गेंदबाजी हुआ करती थी, जहां पर हम ज्यादा स्विंग को रिलाई करते थे। ऑब्वियसली उसमें जवाहर श्रीनाथ और जहीर खान एक बड़े पेस बॉलर थे जिनके पास स्पीड और स्विंग दोनों थी, पर साथ साथ पेस की तरफ हम बढ़ने लगे थे। तो वो शायद वो पहला ट्रांजिशनल चेंज था भारतीय क्रिकेट टीम का कि हम थोड़ा पेस की तरफ जाने लगे, तेज डालेंगे। और आमतौर पे ये धारणा होती थी ना कि इंडिया का जो फास्ट बॉलर है बाहर जाके भी वो रिलीज कर दो, रिलीज कर दो। मैंने आपका एक ट्वीट देखा था
ये आई थिंक अभी जब न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी, जब इंडिया गया हुआ था, आपने ट्वीट किया था, क्योंकि हम लोग कह रहे थे ना, बॉल रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो, आगे आगे आगे। और बड़ा अच्छा आपने लिखा कि रिलीज तो ठीक है, वो कहने के लिए ठीक है रिलीज, लेकिन आपकी रिस्ट पोजीशन क्या है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल, आप और किस आपका भी तो कंडीशन, हाथ ऊपर से ही आता था। हाँ किस कंडीशन में आप खेल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो तरह की बॉलिंग आनी चाहिए। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में प्लेयर ज्यादातर रिलीज बॉलर होते हैं, उतना हिट करते हैं, लेकिन फिर भी बैकस्पिन अगर नहीं है, फिर आपको वो पिच के बाद आपको गेंद में उतना वर्क नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए रिस्क का बॉल के पीछे होना बहुत जरूरी है। जहीर खान का मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया रिस्क पोजीशन है हमारे में, श्रीशांत भी उसमें से एक है। और अब देखिए, आप शमी का भी जो हाथ है। अच्छा, मैं सीधा शमी का आपको हाथ, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ 2007 इंग्लैंड। वो दौरा था 1986 तक, इंडिया 1986 में इंडिया जीता था 2-0, कपिल पाजी कप्तान थे। और इस दौरान 90 में इंडिया हारा, 96 में इंडिया हारा, 2002 में बराबर हुई। फिर आप 2007 की वो सीरीज, उसमें पहला टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, और लॉर्ड्स में बड़े बड़ों का ऑनर्स बोर्ड पे नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर नहीं है, शायद ब्रायन लारा नहीं है, शायद शेन वॉर्न नहीं है। आरपी सिंह पहली इनिंग में 5 विकेटें, सीधा लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड। हाँ मतलब थोड़ा बॉल उस कंडीशन में थोड़ा बेटर स्विंग भी करता, मुझे लगता है डीप बॉल थोड़ा और ज्यादा स्विंग को हेल्प भी करती है। हमारे एसजी टेस्ट जैसे ही है, एसजी टेस्ट से ही तो कहूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा हार्ड उसका हार्ड बॉल होती है, तो और ज्यादा आपको मूवमेंट में हेल्प मिलती है यहाँ पर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि हम वहाँ खेलने के उससे पहले हमारा प्रिपरेशन वो कैसा था, वो बहुत अच्छा था। हमारी टीम का बैलेंस भी बहुत बढ़िया था। हमारे सीनियर प्लेयर सारे बैट्समैन थे, जिसमें वर्ल्ड क्लास है आप, उसमें सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, और राहुल द्रविड़ थे, ये तीनों वीवीएस थे, राहुल थे, एमएस बीच में था उसके बाद यहाँ पर। बॉलिंग में मैं, जैक और श्रीशांत तीनों लोग थे। और स्पिन गेंदबाजी में तो हमारे पास हमेशा से अच्छे स्पिनर अनिल कुंबले 100 बनाए थे, शायद अनिल भाई ने, बज्जू उसमें नहीं थे, बज्जू उस सीरीज में ड्रॉप हुए थे, अनिल भाई ने 100 बनाया था। बिल्कुल, हाँ उन्होंने 100 बनाया था, अनिल भाई ने 100 बनाया था। और लेकिन वहां पर प्रिपरेशन कैसी थी वो महत्वपूर्ण। और सबसे ज्यादा जो मैंने सीखा इंडियन टीम में साथ रह के, कि जो एक्सपीरियंस होता है वो तो शायद कहीं से आप खरीद नहीं सकते। तो जो हमारे टीम का जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत अलग था। राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली, वहां पर सचिन, इनमें से कोई ना कोई हमेशा मिड ऑफ या मिड ऑन में रहता ही था, कि इन तीनों चारों में से। तो एक जो बैट्समैन का रीडिंग होता है कि कैसे रीड कर रहे हैं बैकलिफ्ट देख के या फिर उसका बॉडी पोजीशन देख के, वो बहुत अल्टीमेट था। वो मैंने पहली बार देखा कि जब मुझे राउंड की गेंदबाजी करनी थी, तो मैंने जेम्स राहुल भाई से पूछा कि मैंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत राउंड की गेंदबाजी की है, तो मुझे यहाँ भी एक बार ट्राई करना है। वो शायद पहला मैं था वहां पे जो राउंड, उससे पहले कभी नहीं किया था, उससे पहले कभी नहीं किया था मैंने, लेकिन मतलब ऐसे कि हल्का सेकंड करता था, हल्का फुल्का। पर ये एक था कि यहाँ पे स्विंग अच्छा मिल रहा है और मेरा जो कोण है, एंगल है, वो और मैं बाहर से अंदर ला सकता हूँ। माइकल वॉन का वो जो फेमस डिसमिसल है वो। तो उसके बाद जैक ने भी माइकल वॉन को आउट किया अगले मैचेस में भी, राउंड ही डाल के। तो ऐसे ही लगभग आउट किया था जहीर ने भी। तो मैंने स्टार्ट किया और राहुल से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी शायद वो इतना ओपन नहीं हुआ कि आप राउंड दी बॉलिंग करने जाओ, थोड़ा और डालो, यहाँ से स्विंग कराओ, तो थोड़ा खेलने दो मिड ऑफ की तरफ। जो लोग क्रिकेट देखते हैं मिड ऑफ की तरफ थोड़ा उसको ओपन होने दो। एक दो डालने के बाद मैंने राहुल भाई को फिर से देखा कि आप ट्राई किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है शायद कि मुझे लगता है हाँ अब शायद वो राइट टाइम आ गया कि थोड़ा आप कोण चेंज करो, बैट्समैन को थोड़ा डिफरेंट करने दो। तो फर्स्ट बॉल मैंने माइकल वॉन को आउट किया वहां पर, आई थिंक फर्स्ट बॉल ही था। और उसके बाद वो बॉल अंदर आया था, मुझे याद बहुत अंदर आया था, बहुत। उसके बाद वो सीरीज ही चेंज होगी कि फिर जैक ने भी राउंड स्टार्ट किया और हमने बहुत दोनों ने राउंड गेंदबाजी की। और लॉर्ड्स मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल इंडिया ने बचाया था। माही और श्रीसंत की लास्ट विकेट पार्टनरशिप थी, बैड लाइट हो गई, आधा पौना घंटा भी था मैच में, और फिर लाइट इंप्रूव ही नहीं हुई और इंडिया बस बच गया था उस टेस्ट मैच में। हाँ, उससे पहले मैं बैटिंग करने का थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, काटा वहां पर। उसके एमएस ने अच्छी बल्लेबाजी की वहां पर, बहुत उन्होंने रोक के रखा, जो उनका बेसिकली स्वभाव नहीं खेलने के। तो श्रीशांत उन्होंने पार्टनरशिप लगा के मैच को बचाया। तो वहां पर, और लॉर्ड्स में जो लोग आप देखते हो, विकेट हल्का सा टिल्ट भी है, अगर एक साइड से आप करोगे तो आपको, अगर इंस्विंग डालो तो आपको ज्यादा सहायता मिलती। तो मुझे लकली वो एंड मिला, और शायद इसलिए मिला क्योंकि जैक हमारा सीनियर बॉलर था। एक बार मैं आयरलैंड में खेल रहा था, डबलिन में, बेलफास्ट में। यार तुम्हारी मेमोरी तो मुझसे ज्यादा तेज है। ऐसी ही है सर। अभी देखिए पीछे मैंने बादाम रखे हुए हैं, हर रोज यही सब खाता रहता हूँ। सो वहां पर यही सफेद हुए, बाकी सब ठीक है। सो अगेंस्ट द विंड वहां बॉल डालनी थी बेलफास्ट में, बहुत हवा चल रही, तो मैंने तो मना कर दिया कि जैक मुझसे नहीं हो पाएगा इतना। जैक सीनियर प्लेयर था, उसने कहा मैं करूंगा। तो शायद वो एक रेपो बन चुका था हमारा,
तो जिससे हमें बेनिफिट मिला, उस सुटेबल एंड से गेंदबाजी करने का मौका भी मिला, वो भी फर्क पड़ता है। और नॉटिंघम टेस्ट मैच, जहां इंडिया ने टेस्ट मैच जीता और वो सीरीज भी वहीं पे जीती, मुझे याद है आपकी भी उसमें विकेट थी, और जहीर एज यूजुअल वो अनप्लेबल हो गए थे। वो जेली बीन इंसिडेंट जब हुआ था, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वही था, ड्रेसिंग रूम में देख रहा था मैं। अच्छा, आप और बैटिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, बैटिंग तो हाँ, बल्लेबाजों को जब बहुत जैक कम के टाइम साथ लगता। हुआ, जेली जैक के साथ नहीं। हुआ, हम लोग देख रहे थे वो, और केपी शायद गली में लगा था, केविन पीटरसन, वहां उसने कुछ टीज किया और वो सीरीज तो का वो थोड़ा चाबी मोमेंट इंग्लैंड को ज्यादा महंगी पड़ी। उसे कई बार हुआ है अगर देखा जाए। ये तो इंग्लैंड ने जब जब चाबी दी, हमेशा उनको मुसीबत ही हाँ मिली, और समझ गए होगा किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। तो हाँ, काफी वो किस्सा भी आएगा अभी। सो काफी मुश्किल पड़ा, और जैक का बॉलिंग तो बहुत अल्टीमेट था। और मैंने उसमें भी एक केपी को आउट किया था, मैंने लेफ्ट किया, उसने एलबी। और मतलब वो शायद इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड था मैं केपी को आउट करके, उससे पहले मुझे लगा कॉट बिहाइंड है, और एम्पायर ने दिया नहीं, जो हम सभी को लगा, स्लिप में भी लगे लोगों को, और एम्पायर ने अच्छा। आउट नहीं दिया, और हमने फिर राउंड दी गेंदबाजी करके केपी को एलबीडब्ल्यू किया। और मैट पायर का एक विकेट जो शायद मेरा सबसे पसंदीदा विकेट था, वो राउंड दिया के, तो वो सीरीज तो मुझे लगता है राउंड दी विकेट के नाम ही थी कि आप आइए और हाँ, उस कोण से गेंद अंदर लेके आइए। तो सीरीज में मुझे याद है जो इंग्लिश कमेंटेटर्स थे, उन्होंने ये आई थिंक नासिर हुसैन वगैरह ने कहा था, नॉट दैट वर डाउटिंग कि बॉल खराब, बॉल बना हुआ है, या उन्होंने कहा जी हमने अरसे बाद इस तरह की स्विंग, कन्वेंशनल स्विंग देखी है। 2005 में जो एशेज था उसमें रिवर्स स्विंग जरूर दिखी थी, बट कन्वेंशनल स्विंग जो थी वो उन्होंने कहा जी अरसे बाद हमने इस तरह से इंग्लैंड में देखी है। कन्वेंशनल स्विंग तो हम लोग पूरा इंडिया उस पर रिलाई करता है, और डोमेस्टिक सर्किट आप देखो विक्रांत, जो आप देखते हो यहाँ पर, कि आप यहाँ बहुत कम पाओगे कि बहुत ज्यादा तेज गेंदबाज जो होते हैं वो रिवर्स स्विंग पर रिलाई करते हैं, ज्यादातर साइनी पार्ट को यूज करके, जो शायद सही भी है। उतना हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं कि आप बॉल को टेम्पर करो या बॉल को डिफरेंट टाइप से मेंटेन करो कि आपको रिवर्स स्विंग कराना। हमारे यहाँ कल्चर वही कि आपको सीम पोजीशन अच्छी रखनी है और साइनी पार्ट यूज करके दो तरफ स्विंग कराना। तो उसी कल्चर में हम लोग बड़े हुए, जिसके वजह से हमेशा अच्छा बहुत ग्रेट, अगर आप मोहम्मद शमी इस वक्त है जो स्विंग बहुत अच्छा डालता है वो, क्योंकि विकेट भी ऐसे हो जाते हैं कि बॉल रफ हो जाती है और स्विंग बन जाता है। पर अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, क्योंकि वहां पे लेविश ग्रीन ग्राउंड होते हैं, इतनी जल्दी बॉल मेंटेन होता नहीं, तो कन्वेंशनल स्विंग वहां सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। सही बात है। और इंग्लैंड की सीरीज इंडिया जीता, अचानक से वर्ल्ड टी20 आप खेलने के 2007, जिसमें बीसीसीआई पहले भेजना नहीं चाहता था, फिर उन्होंने कहा यंग टीम भेज दो। सचिन पाजी ने राहुल और दादा को कहा कि यार यंग लड़कों को जाने दो, हम नहीं जाएंगे। अनिल कुंबले शायद वो भी नहीं गए, और जहीर इंजर्ड हो गए थे शायद, और एक नए कप्तान को चुना गया, महेंद्र सिंह धोनी। तब ये लग रहा था कि शायद यूवी कप्तान बनेंगे, बट माही कप्तान बने, और यंग टीम जिससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आप मैच भी पहला हार गए, फिर वो बोल आउट हुआ पाकिस्तान का। उसके बाद उस वर्ल्ड टी20 में चेंज कहां से आया? टीम को किस वक्त लगा यार हम तो चैंपियन बन जाएंगे? पहला मैच आई थिंक हारे नहीं थे हम लोग, शायद प्रैक्टिस मैच होगा एक जो हो बरसात सकता हुई, है। न्यूजीलैंड वाला मैच आप हार गए थे, हाँ, पहले वो तो मैच तो बाद में हुआ ही होता, नहीं। फिर पहला दूसरा मैच तो मैच जो हुआ था ही नहीं। न्यूजीलैंड, वो हार गया इंडिया। तो लीडरशिप थी हमारे पास, इससे बेटर लीडरशिप क्या हो सकती है कि एम एस धोनी एज ए कैप्टन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए वर्ल्ड क्रिकेट में, और हमारा टीम बैलेंस पूरा था, क्योंकि हमारे पास अगर सीनियर प्लेयर देखो आप, तो वीरेंद्र सहवाग थे वहां पर, गौतम था और यूही थे। और गेंदबाजी में जो जैक जरूर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इरफान पठान का कमबैक था, इरफान आ गया था उसकी जगह पे। इरफान सीनियर प्लेयर थे उस वक्त। हाँ, सीनियर प्लेयर थे, पर वो शायद उससे पहले थोड़ा बाहर चल रहे थे, पर वो कमबैक था उनका। पर हरभजन था गेंदबाजी, तो बैलेंस थी। पर सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट था बैलेंस। तो सारे जो प्लेयर इंडिया को खेलते हैं उनके अंदर कैलिबर होता ही, और तभी इंडिया खेल सकते हो आप। ऐसे वैसे तो इंडिया में घुस नहीं सकते हो इंडिया के लिए। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो पोटेंशियल कैलिबर है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो सीरीज, जो वर्ल्ड कप टी20 हम लोग जीते, उसमें एमएस का नो डाउट सबसे बड़ा योगदान रहा। शायद किसी, अगर आप रिकॉल करो कि एमएस धोनी का कौन सा बड़ा इनिंग था जो टी20 वर्ल्ड कप में, शायद ध्यान ना आए, पर वो हर नहीं मैच है, में कुछ ना कुछ था। पर हर मैच में कुछ ना कुछ हर जगह मौजूद था। बिल्कुल। पर उसके ज्यादा उसकी स्ट्रेटजीज थी जो पीछे विकेट के बनाने के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बिलीव था एज ए टीम, बहुत यूनाइटेड हम लोग थे, और एज ए टीम हमारा बिलीव था कि हम इस टूर्नामेंट में एक अलग इम्पैक्ट डालेंगे, और जो हमारा, हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जो हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है, उस पर रिलाई करेंगे। जैसे मैं बेस्ट कर सकता हूँ मेरी इंसिंग बॉलिंग, तो मैंने पूरा टूर्नामेंट इंसिंग पे ही रिलाई किया। ऐसा बहुत ज्यादा स्लोवर नहीं ट्राई किया, क्योंकि हम सबके लिए नया एक फॉर्मेट था। शायद एक दो लोग ही कुछ मैचेस खेले थे यहाँ पर, तो जो बेस्ट कर सकते हैं उस पर रिलाई किया, और हमें हमेशा रिजल्ट मिले। शायद आपको बताऊं, मैं वहाँ पर एमएस का बहुत टिपिकल फंड, बहुत शॉर्ट आउट फंडा रहता था कि हम टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे। 150 कोर्ट पे 150 डिफेंड किया इंडिया ने, 150 हाँ 160, 150 160। हाँ, मतलब थोड़ा बॉलिंग भी अच्छी थी वहां पर। कोई ना और कोई राइट किंग्स टाइम पे लीड में क्लिक, आपके ज्यादा मैच थे, वो भी थोड़ा सा मदद मिल गई। वो भी था, कोई ना कोई राइट टाइम पे क्लिक करता था कि
शुरू में अगर आप T20 फॉर्मेट में अगर पहले 5 या 6 ओवर में आप 2 या 3 विकेट निकाल ले तो वैसे भी आपका पलड़ा भारी हो जाता है। तो कभी मैं, कभी इरफान, कभी श्रीशांत, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता था, और जिसकी वजह से यही था उसका फंडा कि आप 150 या 160 के आसपास रन लगाओ और कोशिश करो कि पावर प्ले में 2 विकेट आउट करने हैं। और उसका जो स्ट्रेटजी बनाता था विकेट के पीछे से आप मैच के पहले, उसको हम फॉलो करते थे एक अच्छे सिपाही की तरह, अपने कर्नल या ब्रिगेडियर का ऑर्डर। वो ब्रिगेडियर थे या सिपाही के साथ सिपाही रहते थे? सिचुएशन के हिसाब से अपने रोल को चेंज करते थे। सिपाही के साथ सिपाही भी रहता था, और अच्छा जरूरत पड़ने पर थोड़ा ब्रिगेडियर भी हो जाता था कि हाँ शायद ऐसे नहीं अच्छा। चलेगा, ये फंडा है और ये लाइन खींची गई, इस लाइन पे चलना है, तो उस लाइन पे चलते भी लोग थे। तो वैसे भी हम सबको पता है कि जो सिचुएशन होती है मैच की रीड करना, ये जो परिस्थिति है, आई थिंक उससे बेटर वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जिसने उस परिस्थिति को समझा हो या उसको कैसे रोका जाए। क्या क्या खास क्या था महेंद्र सिंह धोनी में? और आपको क्या लगता है, चूंकि आप उस सेटअप के हिस्सा थे, तो सिलेक्टर्स ने या सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने प्रपोज किया होगा कि यार एमएस को आज कप्तानी के लिए देखो, उनको क्या दिखा एमएस धोनी में उस वक्त जो उन्होंने आगे जाके ऑब्वियसली ही जस्टिफाइड द फेथ? कुछ तो अलग दिखाई होगा जो मतलब मैं शायद उसको बयान ना कर पाऊँ। हम तो आज के एमएस धोनी को देख रहे हैं जो इतना बड़ा नाम हो चुका है, जितने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल चुके हैं विश्व क्रिकेट में। लेकिन उन्होंने देखा होगा कि शायद वो कामनेस देखी होगी या मैच अवेयरनेस देखी होगी। एज ए कीपर बैटिंग पोटेंशियल भी रहा उनका, लेकिन कीपिंग जैसे इंप्रूव करते गए। पर जो सबसे मुझे लगता है वो बैलेंस जरूर देखा होगा कि जो बैलेंस है उस उनका जो स्वभाव है कि आपको एक कैप्टन बनना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ग्राउंड के अंदर जाके ही आपको स्ट्रेटजीज बनानी, मैच को कंट्रोल करना, बट आई थिंक वो कंट्री का आप ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आपको ऑफ द फील्ड भी आपका कैसा बिहेवियर है या आप कितना बड़ा, क्योंकि कंट्री आपको देखती है कि आप भारतीय टीम के कप्तान हो, आपका कैसा होना चाहिए, शायद वो भी रहा होगा। तो मुझे लगता है क्रिकेट को लेके जो उनका मैच का अवेयरनेस या मैच को समझने की क्षमता थी, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहा होगा उनके इस प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में। फाइनल ओवर जोगिंदर से करवाना, उस वक्त उसके पीछे क्या सोच थी? क्या वो रिस्क था? क्या वो मास्टर स्ट्रोक था? रिस्क तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कई बार होता है कि आप किसी एक गेंदबाज या किसी 2 गेंदबाज का दिन ठीक नहीं जाता, हर मैच में होता है। तो उस मैचेस में पर उसका हमेशा मानना था मैच का कि जो 20वां ओवर शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि 17, 18, 19 इंपॉर्टेंट है। 17, 18, 19 3 ओवर, सिर्फ 20 नहीं। क्योंकि आप पहले 5-6 ओवर का गेम देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा गेम को स्लो रखते हैं जिसपे स्पिनर आके डोमिनेट, फिर बाद में फिर से आपके जो बेस्ट 3 बॉलर होते हैं 17, 18, 19 डालेंगे। और 20 ओवर के लिए आपके पास इतने रन बच जाने चाहिए कि 1 या 2 बॉल भी अच्छी डाल दे अगर गेंदबाज, तो मैच का परसेंटेज आपकी तरफ ज्यादा हाई हो जाए। तो वही सोच के साथ जोगिंदर को दिया गया, क्योंकि मिसबा अच्छी बैटिंग कर रहा था और मिसबा के पाकिस्तान खिलाड़ी और स्पिनर के विरुद्ध उनका अच्छा हमेशा बल्लेबाजी करते देखा हमने। तो वो विकल्प चुना गया कि हम थोड़ा गति की तरफ जाए, स्विंग की तरफ जाए, जिसकी वजह से जोगिंदर को गेंदबाजी दी गई कि 19 ओवर मैंने डाला था, मैंने शायद एक आउट भी किया था, हाँ एक आउट भी किया था, और लास्ट विकेट था कि एक अच्छा बॉल, एक अच्छा विकेट, मैच खत्म हो जाएगा। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और वो ड्रामा देखना बाकी था वर्ल्ड क्रिकेट को, विश्व को, कि इस क्रिकेट में। सही बात है। नहीं, पहला ड्रामा गेंद और वाइड, जिस दूसरा तरह से छक्का। सेलिब्रेशंस हुई। हाँ, और फिर देखो, मैं ध्यान से आप देखें, जोगिंदर बाहर डालते हैं बॉल, उनका बॉल बाहर जाता है और मिसबा के पास ये सारा खाली है, इधर छक्का मारा है, फिर अंदर जाके वो अगेंस्ट द स्विंग स्कूप ही करने की कोशिश करते हैं, और वो स्कूप किसके पास जाता है? श्रीशांत के पास। सुशांत, और जो 30 गज जो के दायरे में, 2-4 सेकंड तो सबको लगे होंगे ये समझने के लिए कि पता नहीं क्या होने वाला है। अरे एक बार मैं तो सबसे पास में ही था वहां पर, स्क्वायर लेग की तरफ देखा हमने, अच्छा। सुशांत नीचे था और वो कैच मतलब इतना टफ कैच नहीं था, लेकिन मिसबा ने वो शॉट खेला, वो सब समझ से परे था कि मतलब उस परिस्थिति में ऐसा शॉट। हम लोग उसके बाद सीसीआई में मेंबरशिप मिल रही थी। एक फनी इंसिडेंट बताऊं आपको मैं कि जो लोग सीसीआई मेंबरशिप मिलती है, जो वर्ल्ड कप चैंपियंस टीम के मेंबर होते हैं, तो हमारे सरदार जी है जो हरभजन सिंह जी, ओ इसमें तो मिसबा को भी दे देनी चाहिए एक मेंबरशिप। उसका भी रोल बहुत बड़ा है। तो हम सबको मेंबरशिप मिली, पर वो अच्छा नहीं, टूर्नामेंट लेकिन था। और अमेजिंग मोमेंट था वो। अमेजिंग कि कैसे मैच कि हमारे हाथ से जा रहा है तो हम उसको पकड़ के वापस ले जा रहे थे, और एक बल्लेबाज से मिसबाउल हक ने उस मैच को हिला दिया था 3-4 ओवर के लिए। बाकी तो हमने पूरा मैच कंट्रोल कर रखा था शुरू में, चाहे वो तो अकमल को आउट करना हो या प्रोफेसर साहब को आउट करना हो, बीच में इरफान ने आके जो विकेट निकाली। लेकिन वो 14-15 ओवर तक वेट करते बल्लेबाज ने उस मैच को थोड़ा
खींचा था। और वो जेनेसिस भी मिला। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी वनडे के कप्तान, उन्होंने कहा मैं सीनियर प्लेयर मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने यंग टीम बनाई। फिर वो आप ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया, मैं दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक तो मेलबर्न टेस्ट इंडिया एक तरफा ही हार गया, उसमें सिर्फ सचिन ने रन बनाए थे मुझे याद है। और हम पहुंचे उसके बाद सिडनी। सिडनी में भी पहले दिन आपकी 4 विकेटें थी, जहां पर शायद 130-35 पे उनके 6 आउट हो गए थे। और वो स्टीव बकनर वाला वो पूरा टेस्ट मैच, एंड्रू साइमंड स्कॉट बेंड हो रहे हैं, डाउन द लेग साइड हो रहे हैं, एक स्टंप हो रहा है। वो टेस्ट मैच जिस तरह भारत के साथ धोखा हुआ, फिर वो भज्जू और एंड्रू साइमंड्स का भी हुआ, वो 5 दिन आपके लिए कैसे थे? क्योंकि मैंने अपने क्रिकेट करियर में जब जब मैं गया हूं, उससे बड़े 5 दिन तनाव के नहीं झेले हैं एज ए जर्नलिस्ट। मतलब हम लोग भी, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, पूरी टीम भी तो हताश तो थी कि जो चल रहा था वो होना नहीं चाहिए था। हम लोग हमेशा बात करते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम की, गेम कैसा है, स्पिरिट में चलना चाहिए। वो थोड़ा वहां पर धूमिल लग रही थी। जो आपने बोला एंड्रू साइमंड का कॉट बिहाइंड या स्टंपिंग, वो नहीं मिलना, तो काफी चीजें बहुत हताश थी। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो पूरी टीम को वो जो इंसिडेंट हुआ भज्जी का, प्लस जो डिसीजंस हुए, झकझोर के रख दिया हम लोग को कि यार कैसे, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब हर चीज जो दिख रही है हमारी आंखों से, और वो हमें पता है वो डिसीजन क्या है, लेकिन उसके बावजूद अंपायर उसको नकारते आ रहे हैं। चाहे वो दादा का स्लिप पे कैच हो, जो हमें लगा कि इवन राहुल का पैड से गया, राहुल का भी पैट से लगा, दादा का स्लिप पे वन बाउंस कैच, तो उससे एक होता ना कि आपकी अंतरात्मा को झकझोर दिया उससे पूरे टेस्ट मैच में। शायद उसका ही नतीजा रहा। हमने अगला टेस्ट मैच जहां भारत ने कभी नहीं जीता था, उनको हराया। पर वो टेस्ट मैच बहुत खास था, बहुत सारी उसमें कंट्रोवर्सीज भी थी। अनिल कुंबले ने जैसे हैंडल किया उस टेस्ट मैच को, प्रेस में आप लोग ज्यादा बेटर बता पाओगे कि उन्होंने कैसे प्रेस को भी हैंडल किया। क्योंकि मुझे याद है सिडनी टेस्ट मैच, एक तो वो टेस्ट मैच भी बच गया था। अब वही ना, ऊपर वाले ने उस टेस्ट मैच में लिखा था धोखा, तो धोखा ही था। मुझे याद है कि आई थिंक 5 या 6 मिनट रह गए थे मैच खत्म होने में, इंडिया के 7 आउट थे, आपको भी याद होगा। और पता नहीं रिकी पॉन्टिंग को जो भी उनके जहन में आया, उन्होंने माइकल क्लार्क को बॉल पकड़ा दिया। आई थिंक माइकल क्लार्क का 1 ओवर होना था और मैक्सिमम 1 ओवर और होना था और मैच ड्रॉ हो जाता। बताओ, माइकल क्लार्क आके 3 विकेट ले गया यार। हाँ, एक उसमें मैं भी आउट हुआ था। आप भी थे, मुझे याद है। आई थिंक आखिरी आप थे या ईशांत? नहीं, आखिरी शायद ईशांत था आखिरी। ईशांत आखिरी। मतलब वो शायद हमें किस्मत में नहीं था वो मैच, लेकिन काफी चीजें उसमें बड़ी ऐसी हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। प्रेस में आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हो अनिल कुंबले कैसे। नहीं, मुझे याद है हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उन्होंने आते ही बोला था कि वही बिल वुडफुल वाली वो बॉडी लाइन वाला, उन्होंने बोला कि यार 2 टीम्स वर प्लेइंग आउट देयर एंड ओनली इंडिया वर प्लेइंग विद द स्पिरिट ऑफ द गेम। बट मीडिया में तालियां बजनी शुरू हो गई और वो रिकी पॉन्टिंग आए। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग टेस्ट मैच जीत के आए थे और रिकी पॉन्टिंग से हम लोगों ने कुछ तलक सवाल किए और एक स्टेज पे तो वो बिल्कुल भन्ना गए। उन्होंने कहा कि आर यू सेइंग दैट आई एम अ चीट? और मैंने कभी उतनी डिवीजन नहीं देखी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी उस दिन तक अपने मीडिया के साथ रहे। बट अगले दिन मुझे याद है पीटर रॉबर्ट ने एक ही इज नो मोर एक आर्टिकल लिखा था मेलबर्न एज में, पूरे पेज का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिस ऑस्ट्रेलियन टीम लेड बाय रिकी पॉन्टिंग इज लाइक अ पैक ऑफ वुल्व्स। और वहां से ऐसा लोगों का सेंटिमेंट बदला और लोग अपनी ही टीम के खिलाफ हो गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो गए। मुझे याद है सिडनी टेस्ट मैच रात को अबाउट 3 बजे, 8 बजे हियरिंग शुरू हुई थी बच्चों की, माइक प्रॉक्टर वाली। 3 बजे वो हियरिंग खत्म हुई है, ये लोग होटल गए हैं और सुबह मुझे याद है चेतन चौहान थे तब मैनेजर थे आपकी टीम का, आपको याद होगा। और आपने बाय रोड जाना था कहां पे? कैनबरा। आई थिंक 2-2.5 घंटे की जर्नी थी, 11 बजे का वक्त मुकर्रर था और बीच में बहरहाल आपने रुकना था डॉन ब्रैडमैन म्यूजियम। तो मैंने चेतन जी को फोन किया, मैं थोड़ा लेट हो गया, 11:30 बज गए। कहते यार लड़के तो जा ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते तो हड़ताल हो गई है, अब ये टीम नहीं जाएगी। देन मैं आया फटाफट, मुझे याद है रेडिसन वो डार्लिंग हार्बर के आसपास कहीं पे, और फिर प्लेयरों ने कहा जाना ही नहीं हमने कैनबरा। उस टाइम पे दौरा कैंसिल करने तक की बात हो गई थी। काफी हम सब प्लेयरों ने डिसाइड किया था कि यार ये सब तो नहीं चलेगा, कि जो चीजें हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है कि हम रेसिस्ट का एक ठप्पा लग रहा है हमारे ऊपर, वो शायद सही नहीं है। शायद कि सही नहीं है वो, क्योंकि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। हम पूरी दुनिया में भारतीय रहते हैं और कहीं आप ऐसी कोई चीज देखोगे नहीं कि जहाँ पर हमारे अंदर ये कोई कह सकता है कि ये इंडियंस रेसिस्ट है। पर वहां पर वो एक कोशिश की गई एक टैग लगाने की, जिसके खिलाफ हम सब खड़े हुए कि यार
ये चीज नहीं है। मैच जीतना जरूर सबके लिए होता है कि हम पढ़ने, पर हम शायद उस अपब्रिंगिंग से नहीं आया कि मैच जीतने की इतनी हद तक आप जा सको। एक गेम की स्पिरिट होती है, उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। वो सब चीजें बहुत आहत थी, हम लोग बहुत आहत थे, और बहुत सारी बातें और थी जो शायद मैं बता ना पाऊँ, लेकिन ये जरूर था कि बता दीजिए। उस मैच ने उस मैच ने हमें झकझोर के रख दिया। और पर्थ में उसके बाद इंडिया ने जो टेस्ट मैच जीता है, हाँ, वो भी इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। पर्थ में तो आमतौर पे आप सोचते नहीं है ना कि पर्थ जाके इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगा, तब तक तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और जैक भी हमारा इनफिट हो गया था उससे पहले। जैक तो मेरे ख्याल मेलबर्न से ही वापस चले गए थे हाँ, पहले टेस्ट मैच के बाद। नहीं सिडनी आया था शायद, उसके बाद चला गया था बट ही वापस। डिडंट प्ले, ही डिडंट प्ले। आई डिडंट प्ले, हाँ। पर्थ में वीरू ने कमबैक किया था, वीरू ने कमबैक किया था। वो टेस्ट और में भी कमाल आपकी, का बिजनेस है। हाँ, कमाल आपकी विकेटें थी, मुझे याद है आपने रन भी बनाए थे सेकंड इनिंग में बड़े क्रिटिकल स्टेज पे जाके। विकेट तो चलो, मैं गेंदबाज हूँ, मेरा काम है विकेट लेना, क्योंकि मैं इसीलिए टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ। पर बैटिंग के लिए मैं शायद, हम जब पर्थ पहुंचे उसी वक्त से सचिन तेंदुलकर और हमारे सीनियर प्लेयर सौरव गांगुली ऑल्सो और कोच ने मुझे बहुत बैटिंग कराई कि इसकी बैटिंग आने वाली है। टेल एंडर्स अच्छा। इनके अगर 10-10 रन भी बन गए ना तो बहुत हो जाएगा। तो वहां पर और कैसे खेलना है, क्योंकि हम सब खेलते आए, पर थोड़ा बहुत बेसिक्स सबको पता होता है, पर इतनी तेज गेंदबाजी जिसमें कि शॉन टेट हो, मिचेल जॉनसन हो या ब्रेटली हो, हाँ, दे वर और क्विक। क्लार्क भी था उसमें। सो देख रहा पीछे से, मैं देख रहा हूँ सब। सो इतनी आवाज क्विक यहाँ तक आ रही गेंदबाजी। है। हाँ, ये कैसे कैसे खेलेंगे हम लोग यहाँ पर, कैसे हमारा जो टेल है वो कैसे उसको, तो उसके लिए प्रैक्टिस के नए नए तरीके बताए गए कि हमें, हमारा फोकस बताया गया आप कैसे खड़ा होना, कैसे खेलना, और एक नया कि आप टेनिस बॉल लिए और टेनिस रैकेट से सिर्फ मार रहे हैं हमारी तरफ, और हमारा काम है सिर्फ डिफेंस करना और छोड़ना। मैं बैटिंग कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस 3-4 दिन हुई हमारे साथ कि तुम्हारे एक पार्टनरशिप, कोई ना कोई बैट्समैन तुम्हारे साथ जरूर रहेगा। एक पार्टनरशिप मैच चेंज कर देगी, मैं और जो बाकी हमारे गेंदबाज से साथ में, तो उनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी कि भाई किसी 10-10, 15-15 रन भी पूरा मैच है। तो प्रिपरेशन, जो हमेशा कहता हूँ ना कि किसी भी मैच खेलने से पहले जो हमारा प्रिपरेशन रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण, तो वो प्रिपरेशन हमारे साथ सीनियर प्लेयर और कोच ने किया, जिसका रंग लाई। हमने एक लक्ष्मण के साथ पार्टनरशिप लगाई और मैच वहां से चेंज हुआ। मैं कहूंगा कि हमने एक अच्छा खासा रन बना लिए। और गेंदबाजी तो वैसे भी पर्थ में थोड़ा तेज गेंदबाजों को मजा आता है, ये बाउंस रहता है वहां पर, स्विंग भी देखने को पिटाई भी मिलती है, बहुत और होती है, लेकिन अगर पिटाई भी हाँ कभी अगर कभी पटा बहुत हो गया, होती है। और एक हवा एक साइड से चलती है, जो एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं फ्रीमेंटल उसको आप, डॉक्टर। हाँ आपको ज्यादा पता होगा फिर वही बात। सो उसका जो सहारा मिलना उसका सहारा मिलना, सारी चीजें उसमें थी। पर वही जो हम पहले बोला कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में एक्सपीरियंस, अनिल कुंबले हमारे साथ में ड्रॉप पे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की मैच के दौरान में, कैसे आउट करना है प्लेयर्स को, कहाँ गेंदबाजी करनी है। और मैंने पहली बार मैं पहली बार कहूँ मैं कि आप कि कैसे गेंदबाजी करनी, की कवर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना होना टेस्ट मैच में। अगर बॉल थोड़ा सा हिल रहा सीम है। कर रहा है, हिल रहा है हल्का सा, क्योंकि आपको बैट्समैन को टेंट करना है, कवर ड्राइव मार सकता है, पर अगर अच्छा बैट्समैन तो उसको छोड़ता रहेगा, जो हंसी ने किया था वहां बहुत देर तक मेरे साथ। लेकिन हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम उसको एक उसी स्पॉट पे ज्यादातर समय तक गेंदबाजी करते रहेंगे। वो कुंबले से वहां सीखा कि कवर्स ही एक ऐसा स्पॉट है जहां आप उसको हटाएंगे हम लोग, तो वहां खेलने जाएगा तो आउट होगा। वहां खेलने गए वो पहली बार और स्लिप में एमएस ने कैच पकड़ा। तो ये सारी चीजें आप डे बाय डे सीखते रहते हो आप सीनियर प्लेयर के साथ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। और गेंदबाजी जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, जो मैं पहले ही बोला, मेरा फोकस ज्यादातर उसी पर रहता है। अगर मैं स्विंग करा सकता हूँ तो मैं स्विंग ही कराऊंगा। और वही शायद पर्थ ही टेस्ट मैच था जहां पर मैंने अपना मैक्सिमम स्पीड टच किया था, शायद 149 किलोमीटर, क्योंकि आपका रिदम मेंटेन हो जाता है, आप थोड़ा चार्जअप भी रहते हो, आप विकेट मिलते हैं। और बाउंसर्स भी, अगर कीपर के ग्लव्स में जाके गेंद लग रहा है तो उसका फील थोड़ा बड़ा अलग होता है। अगर कीपर पकड़े और ग्लव से आवाज आए तो बॉलर लगता है कि हाँ यार थोड़ा गति तेज जा रही गेंद और तेज डाल सकते हैं। तो वो सारी फीलिंग वहां पे थी, और कमाल का टेस्ट मैच था, और हमने भी एक थोड़ा इतिहास बनाया वहां पर। नहीं नहीं, वो अमेजिंग टेस्ट मैच था, भारत की इज्जत भी बहुत रही। अच्छा, यूजी चहल आए थे अभी, आपको हेलो बोल के गए हैं। हेलो जी। हाँ, वो एक्चुअली सुबह सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो शाम को उठते हैं आजकल। नहीं, सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं सो जाता हूँ, और उसके बाद फिर शाम को वो उठते हैं। अब यहां से आरपी कहानी बदलती है। यहाँ पे आरपी सिंह ने फॉरेन कंट्रीज में जाके इंडिया को मैच जिताए हैं, पाकिस्तान में 5 विकेट ली हैं, इन आउट है, वर्ल्ड T20 खेले, 12 विकेटें ली, इंडिया जीत गया। इसके बाद से क्या हुआ? यहां तक ये भी हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बन गए। उनका जो ऑरा था बहुत बड़ा हो गया, वो बड़े प्लेयर तो थे ही, बड़े कप्तान।
और ये भी एक धारणा थी कि आरपी और धोनी जो है वो दोस्त हैं। क्या धोनी की दोस्ती की जो एक परसेप्शन होता था, जो मीडिया में भी था, लोगों में भी था, आपको फायदा हुआ या आपको नुकसान हुआ? क्योंकि जब वो कप्तान बने हैं, और ये कई एक दो मुझे याद है स्टोरीज भी आई थी, एक शायद वनडे मैच था जिसमें ये स्टोरी एक सिलेक्टर ने लीक की थी, और मुझे भी की थी लीक, कि जी कप्तान आरपी को चाहते थे और सिलेक्टर इरफान को चाहते थे, और उसके बाद जी झगड़ा हो गया। आपको इन चीजों का नुकसान हुआ? आपको क्या लगता है अदर साइड स्टोरी क्या है, कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं अगर अपने लफ्ज अल्फाज आपके जहन में या आपके मुंह में डालूंगा, वो गलत होगा, वो गलत होगा। नहीं, आई थिंक बहुत सारे, मैं भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट देखता रहता कि बहुत सारी गालियां पड़ती मुझे धोनी को लेके। बहुत सारे शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं कि तू खेला है उसकी वजह से, शायद ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पर आप जो कह रहे हो नुकसान या फायदा, मुझे लगता है कि ज्यादातर गलती उसमें हमारी अपनी खुद की होती है। जिस टेस्ट मैच पर्थ की बात की, उसका अगला टेस्ट मैच एडिलेड में था, वहाँ मुझे पहली बार इंजरी हुई, जब मेरा हैमस्ट्रिंग टेयर हुआ ग्रेड 2। तो एक वो भी रीजन था कि जो उसके बाद में एनसीए आया, एनसीए रिकवर किया, खेला मैं उसके बाद अगेंस्ट नॉर्थ जोन 5 विकेट आउट करके फिर टेस्ट मैच खेला। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो हम उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, 2-3 गलतियां हमने लाइफ में की हैं, जो शायद उस वक्त कोई और मेंटर करता मुझे, तो मैं और बेटर उसको हैंडल करता। तो एक मेंटरशिप पर नहीं थी, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता है, रायबरेली से शहर से या यूपी, वहां पर वो चीज़ें कम देखने को मिलती। तो एक तो ये कि मैं रिकवरी जरूर हुई थी मेरी, मैं लेकिन थोड़ा जल्दी आया, मैं थोड़ा और टाइम ले सकता था। ये वाज आई वाज वरीड अबाउट माय प्लेस, कि अगर मैं बहुत दिन तक टीम से बाहर रहा, सो आई माइट लूज माय प्लेस। तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी वर्कआउट किया, ट्रेन किया, और मुझे लगा मैं फिट हूँ। फिट जरूर था मैं एक सर्टेन लेवल पर, लेकिन जो बेंचमार्क मैंने अचीव किया था एज ए बॉलर, शायद उस तक पहुंचना मुझे 1 महीने और लगता। तो एक बड़ी मिस्टेक लाइफ की वो कि मैं थोड़ा जल्दी आया, जिसकी वजह से मेरा पेस गिरा। मैं जो 149 टच किया, वो मैं 132-135 दोबारा वापस आ गया। तो हाँ। उसको इम्प्रूव करने पर, उसमें क्या होता है, अगर डोमेस्टिक आप खेल रहे हो विक्रांत, तो आप चीजें छुप जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप धीरे धीरे पेस इंप्रूव करोगे और डोमेस्टिक में, और आपको विकेट मिलेगा, जिससे आपका फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट। पर आप सडनली टेस्ट मैच खेलने जाते हो, अगर आपका परफॉर्मेंस वहां खराब हुआ, तो एक प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, और खुद भी आप सोचते रहते हो, आपका मोरल भी डाउन होता है। मेरा भी वही हुआ कि मैं पेस कम हो गया है, वो वजह है, या फिर आदमी में अपने आप को बचाता है कि मतलब जो होना नहीं चाहिए, पर बचाता है कि यार कि शायद ये वजह थी इसलिए मुझे विकेट नहीं मिले, कि हाँ स्लिप पे कैच छूट गया है, हाशिम अमला का मैं कॉटन बॉल पकड़ लेता, या थोड़ा और आगे स्लिप लगा देता। 50 तरीके के ख्याल आते हैं जो अपने आप छुपाते, पर इवेंचुअली होता क्या है कि चेन्नई टेस्ट मैच में मुझे विकेट नहीं मिले। उससे वो अगले एक मैच में भी नहीं मिला? उसके उसके अगले मैच में नहीं मिले, इसी बाद में ड्रॉप हुआ मैं। तो अगर दो बैक टू बैक टेस्ट मैच में अगर आपको विकेट नहीं मिले, तो संभवतः आप ड्रॉप ही होगे। उसमें कोई एग्जैक्टली। दूसरे का दोष देने की जरूरत नहीं। पर हाँ, जो गलतियां होती वो शायद सीखनी चाहिए कि आप क्या बेटर कर सकते थे। मैं चेन्नई टेस्ट मैच में, मुझे लगता है कि जो पेस, क्योंकि वहां पर मैं वो आई वॉज वरीड, पर बैक ऑफ द माइंड में था कि यार मैं नंबर 1 बॉलर हूँ। मैंने अभी ये 2-3 सीरीज मैंने हरा के आया, मुझसे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अप टू मार्क था। अगर मैं थोड़ा सा होल्ड बैक करूंगा और सिर्फ अच्छी एक्यूरेसी पे गेंदबाजी करूंगा, तो विकेट मिल जाएंगे मुझे। जो फ्यूचर सोचता है, विकेट मिल जाएंगे और मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। पर वो सही नहीं है। अगर एक तो पहली गलती मैंने वो की कि 1 महीने पहले आया मैं, एनसीए ने बोला यू आर फिट, उनके हिसाब से फिट था, पर एज ए बेंचमार्क मुझे वहां तक मुझे लगता है मैं 15-20 एक महीने शॉर्ट था। और दूसरा कि जहां मुझे फुल फ्लो जाना चाहिए चेन्नई से विकेट पे, जहां पर आप मतलब आउट ऑफ, कि आप इंजर्ड हो कोई बात नहीं, पर आपको जब भी 5-6 रन पहले दम से गेंदबाजी करनी है, वो थोड़ा हमने होल्ड बैक किया। जहां मैं 140 डाल सकता था, वहां मैंने 135 डालने की कोशिश की कि मुझे लाइन वो होल्ड तो करनी बैक है। ऑफ द माइंड इंजरी रहती है ना, लेकिन और चेन्नई इंजरी में तो रहती है। गर्मी और ह्यूमिड, आई थिंक अप्रैल का महीना था जहां तक मुझे याद है, वीरू ने जो सहवाग ने 300 किए थे। 300 बनाए थे, और वो अप्रैल का महीना चेन्नई में वो बैक ऑफ द माइंड रहता है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि थोड़ा इंतजार और कर लेते। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगर चेन्नई में अगर मैच खेलने आप चले गए हो, तो आप वो होल्ड नहीं कर सकते हो कि आप 135 डालोगे, आपको फुल फ्लो ही डालने पड़े, क्योंकि हाँ। एटमॉस्फेयर बनता है। और आपको ज्यादा बेटर पता होगा कि मीडिया के उस तरफ आप देखते हो, एटमॉस्फेयर बनने में मिनट लगते हैं कि यार इसने अपना वो जिप खो दिया है, तो इसका अंदर का स्पार्क है ना, वो जा रहा है। तो एक पर एटमॉस्फेयर परसेप्शन बनता है, जो एक्चुअली सही नहीं होता है। पर दुर्भाग्यवश इस देश में परसेप्शन सही से ज्यादा बड़ा होता है। अभी यूजी चहल कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू भैया, वो आई अरे थिंक वाह इस चैट यूजी, को सुन थैंक यू रहे भैया। हैं। हाँ। तो वो एक तो गलती जिसकी वजह से मैं ड्रॉप हुआ मैं। उसके बाद अब ये 2008 शुरू हो गया, 2008 शुरू हो गया, 2008 ये समर्स आई, आईपीएल निकल गया,
आईपीएल पहला 2008 में तो हुआ था। उसके बाद जब इंग्लैंड आई यहाँ पे, जो वनडे सीरीज थी, उस वनडे सीरीज में ये आपको किस्सा याद है, ये जो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन मीटिंग थी, जो ये न्यूज लीक आउट हुई, एक सिलेक्टर ने लीक की थी कि भाई कप्तान आरपी सिंह को रिटेन करना चाहते थे और सिलेक्टर इरफान पठान को डालना चाहते थे, ये कहानी हुई थी? ये तो मुझे याद है कि कहानी हुई थी और बहुत चर्चे में थी कहानी यहाँ पर। मैं भी थोड़ा परेशान था कि, क्योंकि मुझे लग गया था कि शायद ये कंट्रोवर्सी जिंदगी भर मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं और इसका मुझे इसे खामियाजा उठाना पड़ेगा कि ऐसा हुआ नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कि मीटिंग में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। वो तो मुझे कैसे और पता होगा? ये क्यों, जो इतनी सारी चीजें पता नहीं पता होगा ना कि नहीं, ये जिसने लीक किया। जब जब खबरें लीक की जाती हैं तो ऑब्वियसली वो सिलेक्टिव लीक की जाती है। कोई भी अगर आपको बाहर आके कोई चीज बताता है तो उसके पीछे उसकी एक मंशा होगी। और मुझे उस वक्त ये लगा, और मुझे याद है मेरी धोनी से उसके बाद बात भी हुई, वो काफी नाराज भी थे और मैंने उनको ये बाद में बताया भी। मैंने कहा देखिए, मैंने उसको एक न्यूज आइटम की तरह क्योंकि बंगाली पेपर में छपा था उसके बाद, लेकिन वो समझ गए थे उस बात को उसी वक्त कि ये आरपी सिंह को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये आरपी सिंह के जरिए मेरी कप्तानी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें नुकसान किसका हुआ है? एनीवेज, वो जो वही आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं कोई नुकसान हुआ मुझे। जितना मेरे भाग में लिखा था मैंने खेला। और अननेसेसरीली टारगेट हुए? चलिए कोई नहीं, शायद मेरी गलतियां थी इतनी सारी जो अननेसेसरी टारगेट हुआ। कि जिस इंग्लैंड सीरीज की बात कर रहे हो वही ना, कि उससे पहले मैच शायद इंदौर में तो मुझे विकेट नहीं मिला। आपने मौके दिए क्योंकि आपने मौके ऐसे दिए क्योंकि आपको विकेट। हाँ, हम जरूर सोचते हैं कि शायद मुझे 2-4 चांस और मिलने चाहिए, एक चांस वो नहीं हुआ, शायद मेरे भाग्य में नहीं था। कोई लकी होता उसको 10 चांस मिलते, किसी को 5 मिलते हैं। पर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हुई उससे जरूर नुकसान हुआ मुझे, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। पर मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ लाइफ में, बहुत लोग के साथ हुआ, ऐसा नहीं मैं उसका अकेला पार्ट हूँ, कि परफॉर्मेंस खराब किया सीधे मुझे डोमेस्टिक खेलने भेज दिया गया। पर कई लोग लकी होते हैं कि परफॉर्मेंस खराब हो पर टीम के साथ रहते हैं, क्वालिटी प्रैक्टिस मिलती रहती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो दोनों चीजें में बैलेंस वो मेरी बॉलिंग। और इसीलिए जब आप इंडिया स्ट्रक्चर्स निकल के बाहर आते हो तो आप डोमेस्टिक में गिरते हो, वहां आपको कंपटीशन मिलता नहीं। आप वहां के 5 इंग्लैंड सीरीज के आपका नाम लिया ना कि वनडे में जाके मैंने वहां अच्छा किया, कार्डिफ में किया कि ठीक है। अच्छा, वो उस पे भी मैं आऊंगा, उस पे भी नहीं, आऊंगा। उसी बताता हूँ कि आप जो डोमेस्टिक हाँ। सर्किट में क्या होता है। मैं आया, मैं पंजाब अगेंस्ट मैच खेला, पहली इनिंग 5 विकेट। तो अच्छा। पर वो क्योंकि आप इस कंपटीशन से निकल के दूसरे कंपटीशन में आ रहे हो तो जो स्तर होता है बहुत डिफरेंस होता है। आप जैसे वहां से और निकलते हो उसमें आप तो तुरंत क्या। 5 बार 5-5 लोगे तो फिर वापस आओगे ना? हाँ, मतलब उसमें 5 फिर ऐसा नहीं, उसका कमबैक हुआ मेरा, फिर मैंने 5-5 आउट किया, फिर से कमबैक हुआ। पर लेकिन जो क्वालिटी प्रैक्टिस होती है वो आप मिस कर जाते हो अगर इंडिया टीम का पार्ट नहीं रहते हो। तो वो शायद वो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल, मैं ज्यादा लकी मानूंगा कि मैं कई बार ऐसा हुआ मैं क्वालिटी प्रैक्टिस मिस किया जो इंडिया टीम से सीधे बाहर होके डोमेस्टिक सर्किट में चला आया मैं, या भेज आपने दिया कभी गया। माही से बात की या माही ने आपको कहा हो? बिकॉज मुझे याद है, मुझे पता है कि आप दोनों बहुत क्लोज थे, ना सिर्फ दोस्ती बल्कि बड़ी अच्छी दोस्ती थी। क्या आप दोनों ने कभी बैठ के ये बात की है अपने बारे में कि यार ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? सर इस देखिए, बात करने को मैं कर सकता था पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बात हुई हमारी कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा मानना है एमएस को लेके कि फ्रेंडशिप एक अलग पार्ट है और देश की कप्तानी करना है, उसको जो बेटर लगा कि जो उस मोमेंट पे जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है उसको उसने पुश किया, और जो लगता है कि वो जो प्लान ज़्यादा बेटर फॉलो कर सकता है उसको पुश किया। और जिसकी वजह से आज एम एस धोनी अगर शायद वो अनबैस्ड जो उसका हमेशा ओपिनियन रहा है क्रिकेट को लेकर, इसीलिए आज एम एस धोनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी कई कमियां उसमें ज़्यादा है कि मेरे ना इतना ज़्यादा खेलने में, जो हम लोगों ने चर्चा की कि शायद मेरा वो बॉलिंग का परफॉर्मेंस गिरना हो, स्पीड गिरना हो, स्विंग गिरना हो, या मेरा खुद का टेक्निकल एनालिसिस कि मैं गेम को सही से रीड नहीं कर पाऊंगा। बाकी सब सेकेंडरी। अगर पहला मैं अपने आप को ही ठीक कर लेता तो शायद मैं और बेटर खेलता। जितना खेला मैं उसमें ऐसा नहीं खुश हूँ। मैं रायवली के गांव से निकल के मैंने कंट्री टच किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और जो आप ये वर्ल्ड व्यू देख चैंपियन रहे हैं हो, ना, और वर्ल्ड जो आप ये चैंपियन व्यू है। देख रहे जो आप ये व्यू हाँ। देख रहे, एक कमरे घर में रहता था मैं, ये व्यू देख रहे हैं वो इस क्रिकेट की वजह से, तो मैं हैप्पी बहुत हूँ, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी बात है यार। मैं एक बात बताऊं आपको, पीछे मुड़ के ना बड़ा आसान हो जाता है आरपी, ये कहना अचीव करने के बावजूद जब ग्लास आधा भरा होता है, अक्सर आधा खाली भी दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आधा खाली आपको हमें दिख रहा है वो आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से है, वो कोई और उसकी वजह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। किसी कोई बहुत लोग क्रिप करते हैं कि सेलेक्टर्स ने ये किया वो किया, पर सेलेक्टर के नजरिए से आप देखो कितना मुश्किल होता है उनको भी टीम पिक करने के लिए कि
एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना है आपको कि टीम जीते। अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है, भारतीय टीम विश्व चैंपियन बने। तो उसके लिए, और जब हम लोग सेलेक्ट हुए तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ग्रेट परफॉर्मर थे। जब हम लोग अंडर 19 खेलने आए, जब हमारे गोपाल शर्मा जी ने मुझे पिक किया यूपी अंडर 19 के लिए, तो बहुत ही घटिया गेंदबाज था मैं। एक ओवर में 12-12 वाइड फेंकता था मैं, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उनको बिलीव था कि ये लड़के में अंदर टैलेंट, उनको उन्होंने सिखाया, थोड़ा समझाया। पहले साल 3-4 विकेट थे, नेक्स्ट ईयर आई गॉट 70-80 100 विकेट के आसपास। तो उन्होंने टैलेंट देखा यहाँ पर। तो अगर हम हर बार यही सोचेंगे कि यार कि मुझे और मौका मिलता, जो मैं सोचता हूँ कि मिलना चाहिए था, पर अगर थोड़ा पीछे जाके देखो आप, जब आपको मौका मिला तो ऐसा नहीं कि आप उस मौके के उतने हकदार थे। आपको थोड़ा बनाया गया, थोड़ा आपको ज्यादा मौका दिया गया, तब आप आरपी सिंह बने। तो जिसमें उसमें खुश रहिए। गोपाल शर्मा ने वो कोशिश ना की होती तो शायद मैं कभी खेलता ही ना। 2011 में अब दूसरा विवाद, शायद ये आखिरी विवाद ही होगा। 2011 इंडिया की टीम गई हुई है इंग्लैंड है जी, और आरपी का उस वक्त इंडियन सेटअप से बाहर हो गए हैं। और मुझे याद है लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच, पहले सेशन में जैक सीरीज से बाहर, फिर दूसरे टेस्ट मैच में भज्जू और यूवी भी टेस्ट मैच से बाहर, और ओवल में आखिरी टेस्ट मैच था और आपको कॉल हुई। उस वक्त ये खबर आई कि आपको कॉल हुई और आप फटाफट आए ओवल में। मुझे याद है जो आपने पहला स्पेल डाला वो ऑब्वियसली बता रहा था कि आप क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं। जो मियामी से आया था मैं, मायामी बोला से मीडिया आया में। मायामी से तो आए थे। आपको पता है मैं मियामी से आया था? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो उस वक्त तो ये फैलाई गई थी ना बात कि आप मायामी में छुट्टी मना रहे थे। नहीं, मैं दिल्ली में ही था। और आपको पता होगा कि मैं किन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मेरे साथ मिथुन था, और वकार एक लड़का था, एक लड़का और था वहाँ पे नरवाल। ये सब हम दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे थे। बट और चलिए, ये खबर तो मियामी में चली, क्योंकि विवादों से तो चलो हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं अपनी चीजों से ही। तो मैं दिल्ली से, हमारे बीसीसीआई का लैंडलाइन पे फोन आया हमारे कि आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको इंग्लैंड टीम का पार्ट होना है। पर उससे पहले, क्योंकि मैं कहता हूँ कि थोड़ा कई कई जगह मैं बहुत लकी भी था, कई जगह बहुत अनलकी था। यहाँ पे मैं अनलकी था। यहाँ लकी इसलिए था मैं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सर्किट नहीं चल रहा था, तो मैच प्रैक्टिस नहीं थी हाँ, मेरे पास। अगस्त महीने में तो इंडिया में बंद होता है तो ना। जून जुलाई में बंद होता है, और मैं उसमें हाँ। फुल्ली ट्रेनिंग में था कि मैं ये था कि यार आपको फिर से अपना स्ट्रेंथ गेन करके बॉलिंग पे ध्यान देने, क्योंकि सीजन लंबा होता, हमारा लंबा हो गया था उस समय तक, मैचेस बढ़ गए थे। और तो उसलिए मैंने उस हिसाब से प्लान किया, क्योंकि मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं सेलेक्ट होऊंगा कभी। क्योंकि मैं दो चार जो कन्वर्सेशन होते हैं लोगों से, आप पता थोड़ा एटमॉस से पता चल जाता है आपको कि मैं उस स्कीम में नहीं हूँ कि आपको सेलेक्ट होना है। और वो लास्ट टेस्ट मैच भी था, आपको तो बुलाया गया था, ना, लास्ट टेस्ट मैच था वो सीरीज का। हाँ मतलब बुलाया गया और खिला भी दिया गया। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक अगले दिन शायद मैच था जब आप पहुंचे, या हाँ, एक एक ही दिन नेट बाद किया था, था अगले शायद दिन आपने। एक ही नेट किया था मैंने। एक ही नेट और किया था, आई रिमेम्बर। तो खिला दिया गया। शायद उस दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुनाफ शायद इंजर्ड हुआ था या कोई और इंजर्ड हुआ था, जिसकी वजह से मुझे खिलाया, क्योंकि उससे पहले कोई चर्चा में नहीं थी कि मैं खेलूंगा। कोई एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, जिसकी वजह से मुझे खिलाया गया। और क्योंकि मेरी मैच प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था। क्योंकि अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, आप कम से कम 4-5 मैच खेले होने चाहिए, जो मेरा मानना है, तो आपको रिदम में आने के लिए। पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वहाँ पर कोई ऑप्शन था नहीं मेरे खिलाने के सिवा। और उसके बाद मेरी बॉलिंग खराब हुई। तो ऐसा नहीं पहली बार हुई है विक्रांत, बहुत बार मेरी बॉलिंग खराब हुई है। और उसका भी सारा कसूर धोनी पे मर दिया गया था, मुझे याद है। वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं कि उस पर किस टॉपिक के लेके मर के मुझे खिलाया इसलिए, या फिर हाँ, इसीलिए। अच्छा ओके। पर उस ऑप्शन ही नहीं था, मैं ही बचा था वहाँ खेलने के लिए, बाकी तो इंजर्ड हो गए थे, कि उसके पास ऑप्शन क्या सही था। बात है। हाँ, ऑप्शन भी होना चाहिए ना, खिलाए खुद तो। जब ऑप्शन था तो आपको ध्यान ना, खुद भी गेंदबाजी की उसने। हाँ, पहले टेस्ट मैच में की थी और केपी को तो आउट कर लिया था, फिर वो डीआरएस में चैलेंज हो गया था। हाँ, तो ऑप्शन ही नहीं था वहां पर। फिर उसी बीच ये ब्रेक हुई खबर कि मियामी से आया हूं मैं। तो मैं कहा, एक तो ये ये बॉलिंग खबर कैसे खराब। फैली थी? शायद मीडिया में ही किसी ने ट्वीट किया था, या किसी ने कॉम बॉक्स में चलाया था कि मियामी से आए, मियामी से आए। और प्रिपेयर नहीं थे। प्रिपेयर नहीं तो समझ में आता है कि प्रिपेयर नहीं थे, वो तो दिख ही रहा था प्रिपेयर नहीं था मैं। क्योंकि आप मैच और ये, मैच नहीं खेल के आ रहे हो, आप जो मर्जी हाँ, फिटनेस तो कर जो रहे हो, मर्जी पर कर आप लो, मैच नहीं खेल जो रहे, तो मैच फैक्ट नहीं, था। मैच नहीं खेला, फैक्ट है। और ट्रेनिंग और मैच से कोई लेना देना नहीं, मैच खेलने का अलग ही है। एग्जैक्टली। तो मैंने वहां पर दिन भर अपना पिटाई खाई, और शाम को मैंने देखा अपना मोबाइल ऑन करके, तो यार बहुत सारे मैसेज थे, मियामी मियामी। और चंदन चावला हमारा डॉक्टर है, वो कह रहे भाई तुम मियामी कब गए, यहाँ से तुम लंदन लंदन की बजाय मियामी चले गए क्या? मतलब लोगों ने मजाक करना स्टार्ट किया। तो हमने भी थोड़ा टाइम पास किया। दो चार लोगों से मैंने पूछा यार कि इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहिए यार, ये गलत बात है ना, कि अगर मैं दिल्ली से फ्लाई कर रहा हूँ, मतलब इंडिया से फ्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट चेक कर लें, ये मियामी मियामी कहाँ से आ गया।
तो क्या छोड़ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया काम में कुछ ना कुछ चलता रहता। तब हमारे दिमाग में रहता था मीडिया कुछ ना कुछ नया लेके आती है, पर ये ठीक है यार, वो जब आपकी परफॉर्मेंस से दब जाता है। पर मैं बहुत श्योर था, अगर मेरे पास क्वेश्चन, मुझे लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही करने गया था, अगर आप रहे हो वहां पर तो मैं था वहाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने गया, मुझे था कि कोई ना कोई तो पूछेगा था। आई क्लेरिफाई कि यार ऐसा नहीं है, मैं मैच प्रैक्टिस में नहीं था, और मैं दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा था एक फिजियो ट्रेनर के साथ मिलके, तो इसलिए शायद मेरा बॉलिंग में इतना बढ़िया, खराब बॉलिंग है उतना बढ़िया नहीं हुआ। ये तो किसी ने पूछा नहीं वहां पे कि मैच क्यों खराब हुआ, ना मैं क्वेश्चन पूछे ये, और मैं वेट करता रहा ये मैं क्वेश्चन के बाद किसी ने नहीं पूछा। टिपिकल तो बड़ा गजब है। उसके बाद मैं चला, तो होता ना कि आप 2-4 रिपोर्टर्स होते हैं जो आपसे आके थोड़ा पर्सनल इंसाइट लेते हैं कि यार क्या चल रहा है क्या। उसमें 2-3 मेरे जाने रिपोर्टर थे, और उन्होंने ऐसे पूछा, हमने यार तुम लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि मैं कहाँ से फ्लाई किया, कर अभी नो यू केम फ्रॉम दिल्ली, तो दिन भर तुमने क्या चलाया, कर किसी ने बोला हमने इसको कोट किया। मैं कैसी बातें कर रहे यार, तुम्हें पता था मैं नहीं आया तो तुमने कोट क्यों किया। देखो मेरा काम वो नहीं है, एक न्यूज थी, किसी ने बोला कॉम बॉक्स में, मैंने किसी उससे फॉर्मर प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे याद आता है हाँ, शायद तो कमेंट्री उसी को बॉक्स हमने से ये बात कॉम बॉक्स से आई थी शायद, कह रहे उसी को हमने कोट करके आगे चला दिया, दिन भर का मसाला हो गया। हमने कहा पर यार मेरा तो सोचो, आपको क्या छोड़ना यार, ये न्यूज है, कल तक अपने आप शांत हो जाएगी। पर उसका नुकसान तो हुआ ना। मैं क्या कैसे यार, आपने तुमने कहा सब कुछ। हाँ वनडे मैच में मुझे याद है आप जो खेले, आई थिंक एक मैच में आपकी 3 विकेटें थी, एक में 4 थी या 2 और 4 ऐसे था ना, कार्डिफ में एक तो शायद आपने 4 विकेट, एक 4 था, एक शायद 3 था, हाँ और मुझे याद ऐसे ही कुछ था वहां पर। है। और उसके बाद फिर एक खेले अच्छा, नहीं। और मुझे लंबा चौड़ा प्लान ही मिला था कि आप कैसे आप अपने आप को ट्रेन करो, कैसे आओ। उसके बाद वापस आया, मैं डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खेला, और पहले ही मैच में 5 विकेट अगेंस्ट पंजाब। तो ये सब चीजें चलती पंजाब की बड़ी रहती हैं। विकेटें और निकाली है यार आपने, आरपी हर बार आप पंजाब के हो वापस ना। आया अच्छा, पंजाब की 5। अच्छा, मेरा कमबैक भी रणजी ट्रॉफी में अगेंस्ट पंजाब ही हुआ था, और मेरे सामने थे यार युवराज पाजी, मेरी और टीम को उन्होंने मुझे आपने डांट दिया। मतलब नीचे लगाया हर बार अरे है? नहीं, अरे आप नहीं थे ना इसलिए नीचे लग गए, आप होते तो कहाँ हाँ नीचे ये लगती बात है। सही बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लान आपको दिया गया? प्लान दिया गया, प्लान मेरे पास आज भी है, उसी पे वर्कआउट कर रहा हूँ। अब तो रिटायर हो गया मैं, अब उस प्लान में कभी वो कोई प्लान अमल रखा हुआ हुआ है, नहीं। फ्रेम करा है? नहीं, मैंने फॉलो किया, एनसीए गया, ट्रेनिंग की मैंने, और रणजी ट्रॉफी में विकेट ली, कुछ नई चीजें इंप्रूव करने की भी कोशिश की। और लेकिन शायद तब तक मैं वो उस जो 50-60 लोगों का जो पूल होता है प्लेयर्स का, हमें कई अच्छे प्लेयर्स से रिप्लेस कर चुके थे तब तक, जिसमें मतलब उमेश आ चुका था, उमेश भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, और ईशान था ही वहां पर। तो कई सारे अच्छे प्लेयर आ गए जिन्होंने हमें रिप्लेस कर दिया था वहां से, क्योंकि वो शायद मुझसे बेटर रहे होंगे। या फिर कई बार होता है ना, सेलेक्टर्स देखते हैं कि आप अगले 4 साल जो वर्ल्ड कप में आप कहाँ खड़े होना चाहते हो, किन गेंदबाजों के साथ, तो शायद उस स्कीम में नहीं था, इसलिए मैं उसके बाद बाहर हो गया, और जो स्कीम में थे वो उन्होंने खेला। सही बात है। 2011 वर्ल्ड कप भी तो मिस हुआ ना, मतलब इस दौरान देखा जाए वो हाँ, एक बड़ा मूवमेंट किसी भी इंडियन क्रिकेटर के करियर में था। जो वर्ल्ड जो कप, खेले हाँ। उनके था, जो नहीं खेले उनके रह गया। हाँ मतलब मैं तो कहूंगा कि हर मुझसे कोई पूछे कि एक चीज जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में दोबारा आप हम्म। कर सकते हो आप, तो मैं कहूँगा 2011 का वर्ल्ड कप मैं एज ए एक्टिव टीम मेंबर होकर खेलना चाहूंगा, अगर वो फिर से साइकिल घुमा सकूं मैं। उससे बड़ा मूवमेंट ही कोई नहीं था भारतीय क्रिकेट के लिए। अब आपका रोल थोड़ा अलग हो गया ना, जैसे अभी आप क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में भी हैं, आज आपने 2 सेलेक्टर्स बदले, फिर 3 आएंगे, बड़े डिसीजंस आएंगे, कल को कोच का आएगा। आज अपने रोल को कैसे देखते हैं आप? रोल सारे चैलेंजिंग होते हैं, और ये भी एक चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि आपके पास जो स्पॉट्स है बहुत लिमिटेड है, और आपके देश में खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं जो सेलेक्टर्स बनना चाहते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी यहाँ पर। हमारा काम ये होता है 3 लोग को मिलकर कि आप जो एक बैलेंस तलाश के आप सेलेक्टर ढूंढे रोल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद रोल बचते कितने क्रिकेटर के पास, या तो मीडिया में आ जाए हम, जो वो भी आप हैं, वो भी वो करते भी हैं, आप हैं, कमेंट्री आपने हाँ, स्टार्ट कर दी है। कमेंट्री करते हैं, तो और कोचिंग उसमें भी हम हैं, एकेडमीज वगैरह में, और या फिर कोई क्रिकेट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। तो यही सारी चीज़ें लाइफ में बच्ची हैं, और इसी को एंजॉय करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरे को यही करना चाहिए कि आप, जैसे मैं कमेटी मेंबर हूँ, कि तीनों लोग के मिल के वो ऐसा आदमी सेलेक्ट करें जो भारतीय क्रिकेट टीम को आगे ले जा सके। अच्छा, माही के शायद वन ऑफ द क्लोजेस्ट आप ही रहे हैं। मैं उनकी नहीं, तस्वीर देख रहा था, उन्होंने भी काफी, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी होंगे साथ में, मैंने क्लोजेस्ट कहा तो बहुत वन सारे। ऑफ द वन ऑफ द क्लोजेस्ट आप, क्लोज, ओके। वन ऑफ कोई द अंग्रेज क्लोजेस्ट आप अभी भी हैं, उनसे बात होती है? उनकी फोन पे दाढ़ी बात देखी तो नहीं आपने, होती, कल तस्वीर देखी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली उन्होंने। सोशल मीडिया पे देखी। फोन से बात होते तो शायद 6-6 महीने 7-7 महीने हो जाते हैं, कभी कोई मैसेज कर दे,
या रिप्लाई आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज फोन से बात तो यार संभव नहीं उनसे। कहीं मिल गए हम दिल्ली में या फिर कोई फंक्शन में, किसी कॉमन क्लोज सर्किट दोस्तों के फंक्शन में, तो वहां जाके तो बात हो जाती है। पर फोन उनसे तो उतना नहीं हो पाती। कभी के सामने से मैसेज आ जाता है हाय हेलो के लिए, बट ऐसा सच फोन का तो उतना शायद फैन है ही नहीं वो। कोई अगर आपने मैसेज डाला है तो जब पढ़ेगा तब रिप्लाई, वो पढ़ना शायद 2-4 साल बाद हो सकता है, तब निपट भी सकते हैं। तो फोन से तो बात होती ही नहीं है। इसीलिए शायद वो जब इतने कहीं बड़े कप्तान क्लोज थे कि वो सर्किट, सबसे अलग थे। तो मूल स्वभाव तो हर आदमी का होता ही है। हमारा भी एक मूल स्वभाव है, आपका भी, और एमएस का भी एक मूल स्वभाव शायद वो पहले से था उसका, कि थोड़ा रिजर्व। जो हम लोग आज बोल रहे हैं ना, लॉकडाउन है और क्वारंटाइन चल रहा है, शायद उसकी लाइफ में ये कोई नई चीज नहीं है। हमेशा क्वारंटाइन ही रहा उसकी लाइफ में। हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है ना, कि सोशल आदमी, यहाँ जाना वहां जाना, ये दोस्त वो दोस्त। हमारे लिए तो मुश्किल है, 2 महीने हो गए। पर आई एम श्योर वो सकुशल होंगे सब परिवार, और ठीक ही होंगे। आपको लगता है वो इंडिया के लिए और क्रिकेट खेलेंगे? आह, अब तो ऐसे ऐसे रोल में है कि इसमें तो क्या ही आंसर करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आईपीएल होता, जो इस पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया है, तो कुछ ना कुछ अगर प्रोबेबिलिटी हाई होती है, बनती है यहाँ पर। जो नुकसान आईपीएल ना होने से क्रिकेट के तौर पे, अगर जल्दी क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि आप अपनी एज को इतना बीट नहीं कर सकते, पर अभी अपॉर्चुनिटी जरूर है हमें इसके पास, कि कुछ कोई मैचेस खेल के या कोई टूर्नामेंट खेल के अगर आईपीएल थोड़ा आगे हो जाए तो जरूर आ सकते हैं। किसी खिलाड़ी का ये तो पर्सनल निर्णय होता है कि आप खेलना चाहें नहीं। क्रिकेट तो बहुत बची है उनके अंदर, हमने देखा ही है, जब भी उन्होंने खेला उनका हमेशा इम्पैक्ट गेम में, चाहे एज ए कीपर, एज ए बैट्समैन, एज ए जो मतलब हेल्प करते कप्तान में। तो खेलनी चाहिए उनको। अगर उनसे कोई पूछे, जो हमने कभी पूछा नहीं यहाँ पर, कि आपका क्या प्लान है, तो जरूर बताएंगे। पर मेरे हिसाब से कि खेल जरूर सकते हैं यहाँ पर। फिटनेस तो कोई इशू है और नहीं अभी। और ये जो नए नए फास्ट बॉलर्स, मतलब नए मतलब अब के जो फास्ट बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद शमी भी हैं, ईशांत भी हैं ऑब्वियसली, भुवी हैं, बुमराह हैं, आप इन सबको देख के कितने एक्साइटेड फील करते हैं? आप काफी एक्साइटेड फील करते हैं, क्योंकि जो ये लॉट है अब तक, आई थिंक इंडिया ने बेस्ट लॉट्स प्रोड्यूस किया होगा, अगर मैं कहूँगा, मैं तीनों चारों को मिला के। जिसमें जसप्रीत बुमराह एक अलग गेंदबाज है, मोहम्मद शामी, सब गेंद फास्ट बॉलर है, लेकिन सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है। कि बुमराह के साथ तो मैं डोमेस्टिक में खेला भी हूँ गुजरात के लिए, तो मैंने उनको वहां से राइज करते हुए देखा था, वो इंडिया टीम का हम्म। पार्ट नहीं थे। तो एक अलग खुशी होती है कि हमारे पास वो पेस बैटरी है, जो कैसा भी हो, अब विकेट हो, अगर विकेट बैटिंग पैराडाइट भी है, तब भी आके वो सामने की टीम को दबा सकते हैं। हमने देखा है अफ्रीका के अगेंस्ट, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखी हमने, उमेश यादव का कमबैक देखा अफ्रीका अगेंस्ट, सबने बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पर। तो काफी एक बढ़िया पूल बना है भारतीय गेंदबाजों का इस वक्त। आप गोल्फ खेलना शुरू हो गए हैं ना? थोड़ा बहुत, हाँ। अभी मेरा स्टेज वो है कि बॉल खोती नहीं है, मिल जाती है। हैंडीकैप तक पहुंचे कि नहीं हैंडीकैप तो अभी? नहीं, अभी हैंडीकैप आने में बहुत टाइम हुआ। तो मैं था ना, पहला स्टेज था ना, कि दिन में 4-5 बॉल खो देता इधर उधर मार के। अभी से बॉल नहीं अच्छा। खोती कि कोई भी, भाई तो ये है अभी कि तो इधर बस। मारते हैं तो इधर नहीं जाती, अब सीधा ही जाती है मतलब। नहीं, सीधा तो कास्ट कर लेते हैं, पर हाँ, ग्राउंड से बाहर नहीं जाती, प्ले में रहती कपिल है। पाजी के साथ खेले कभी? नहीं, खिलाने में खेलते देखा उनको यहाँ पर। अरे ये तो छोड़ो, आप 2-4 क्वेश्चन मेरे आंसर दो, आप इतने सारे क्वेश्चन अरे पूछ अच्छा, लिए। ये भी है, ओहो। हाँ, अच्छा। अरे हाँ, कभी अभी भी, फीड किया था बाउंसर रिवर्स। मैंने कहा फंसा के रखता हूँ, आरपी को फंसा के रखता हूँ, मतलब कभी। बॉल डालने ही ना दो। तो पहले आप ये बताओ, आपको क्या लगता है, धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे मुश्किल लगता है रीजन? क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज्यादा पता होगा, आप उनके माइंड को रीड करेंगे, लेकिन जो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज वर्ल्ड कप में देखी, ये लग रहा था कि इमोशनली ऑल्सो आई थिंक वर्ल्ड कप उनको पता था उनका लास्ट है। मे बी इंडिया नहीं जीता, उनके जहन में आया होगा। लेकिन अभी मैं ये भी सोचता हूँ कि इस एज में आकर अगर आप क्रिकेट बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं खेलते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं होता कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लें। सेकेंडली, क्या इंडिया की मैनेजमेंट जिस विकेट कीपर को बैक कर रही है, उसको लास्ट मिनट पे कह देगी कि आज आपकी जरूरत नहीं है? तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनका खेलना। मतलब कहना ही मतलब ये, अगर मैचेस नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक सर्किट में, तो उससे पहले वो खेलना मुश्किल है। सर, एक चलिए। एज के बाद तो आपको रोज खेलना पड़ेगा ना। उसके उसके अलावा फिर क्रिकेट तो ऐसी चीज है कि 2 कदम आपसे आगे चली गई तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता बात तो सही है, एज यू कांट बीट योर एज। अच्छा, दूसरा मेरा एक छोटा सवाल है, ये जो आप लोग लिखते हो ना, कि एक कोई ट्वीट के और आगे डैश लगा के सोर्स, ये सोर्स क्या चीज है? कौन सी चिड़िया का है। नाम है मैं नहीं सोर्स? लिखता, मैं नहीं लिखता। अभी दिखाओ, मैं मैं तो आपको देखिए, ट्वीट। अभी सारे सवाल आपसे किए हैं सीधे सीधे, और जिनके बेसिस पे किए वो भी मैंने बोला है। तो सोर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आई नो हाउ इट वर्क्स, क्योंकि इस ट्रेडमिल पे मैं भी पिछले 23 साल से भाग रहा हूं।
सोर्स कई बार वो होता है इंसान, जैसे मैंने आपको कहा, जिसका एक इंटरेस्ट होता है आपको कुछ बताने में, और उसको फायदा होता है किसी के नीचे गिरने से या किसी के ऊपर जाने से। वो कहेगा मुझे मत कोट करना। दूसरी बात, सोर्स वो होता है जो होता ही नहीं है। अक्सर आप एक स्टोरी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सोर्स ये होगा, सोर्स ने कहा ये भी होगा, ये भी होगा, वो किसी ने आपको बताया नहीं होता है। कभी वो सही होता है, आप 2+2 को 5 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जब अपने एडिटर के पास जाके कहते हैं सर मैं स्टोरी लेके आया हूं, तो पूछे किससे बात की है? सर वो बीसीसीआई में बहुत बड़ा सोर्स है, और ये पूछता नहीं है कौन है, तो आपने लिख दिया सोर्स। जो आप कहना चाहते हो आपने कह दिया, और किसी के मुंह से कहलवाया, उसका चेहरा ही नहीं है। तो कभी कभी ये भी होता है। सो जो मेरी स्टोरी हुई थी वो कि टीम में रखना नहीं रखना है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड वनडे सीरीज में, वो एक्चुअली सोर्स थी या दूसरा सोर्स था? नहीं, उसमें तो मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैं आपको बताता हूं, उसका पूरा किस्सा बताता हूं। वो मीटिंग हुई थी और एक सिलेक्टर थे, उन्होंने एक बंगाली सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनको बताया था, जो कि रीजनल बंगाली पेपर में लिखते थे। तो कुछ वैसी बातचीत हुई, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया और ये हो गया। देखिए महेंद्र सिंह धोनी तब कप्तान बन रहे थे, सिर्फ वनडे और T20 के कप्तान थे, और टेस्ट मैचों में वो अभी अनिल कुंबले की रिटायरमेंट हुई थी, वो ताजे ताजे बने थे। और मानसिकता ये होती है कि कप्तान सिलेक्टर से बड़ा ना हो, मानसिकता ये होती है कप्तान इतना पावरफुल ना हो कि वो बोर्ड से भी बड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे पूछेगा नहीं वो। मुझे लगता है कि शायद धोनी को डाउन करने के लिए वो खबर लीक की करवाई गई थी, और बंगाली पेपर में छपी थी वो, मुझे याद है। और उस दिन मैं घर पे था, आई थिंक तीसरा वनडे मैच था या जो भी था, उसका प्रीव्यू डे था, वो मुझे याद नहीं है किस मैदान में था। मैं गुड़गांव अपने घर पे था, और उन सिलेक्टर का मुझे भी फोन आया। उन्होंने, उस जमाने में व्हाट्सएप तो होता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया जी आपको पता है क्या हो गया, सुबह सुबह 11 साढ़े 11 बजे। मैं कहा मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी। तो आप चेक कर लो। अब इंटरनेट तो था, ऑब्वियसली 2008 नवंबर की बात है, इंटरनेट पे वो पेपर की स्टोरी मैंने भी निकाल के देखी, और उसमें लिखा हुआ था, और अब पता नहीं सिलेक्टर का नाम था कि नहीं था, लेकिन वो लिखा हुआ था। उसके बाद मुझे याद है वो खबर आज तक में भी चली, आज तक में भी फ्लैश हुई कि एक बंगाली पेपर के मुताबिक ऐसे 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 हुआ। और शायद ठीक उसी वक्त उस शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी गए थे, और उनसे ये पूछ लिया गया था सवाल, एंड ही डिडंट नो। उनको उस वक्त तक ये इल्म नहीं था कि ये खबर किसी अखबार में आई है या किसी चैनल पे आ चुकी है। तो ये मेरी याददाश्त है उस खबर की, बट तो हो सकता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल एक्यूरेट है। हो सकता है ऐसी कोई बात रही ना हो, इसलिए ध्यान न रहा हो, ये भी हो सकता है। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूं ना, अब जो लीक कराता पॉसिबल। है, देखिए जो लीक करता है, मैंने कहा ना, उसकी कोई ना कोई मंशा तो रहती है। मुझे बाद में मैंने रियलाइज किया, देखिए आपने अभी जैसे कहा ना कि गलती करके कई बार पीछे मुड़ के आप एहसास कर लेते हैं, तो नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट हो, उसने भी गलतियां की होंगी, बड़े से बड़े क्रिकेटर ने की होंगी, शायद मैंने भी की होंगी, लेकिन पीछे मुड़ के मतलब मुझे भी लगा था कि यार ये ना जल्दबाजी हो गई, क्योंकि मैं बाद में समझा कि ये स्टोरी एक सिलेक्शन वाली स्टोरी नहीं है भाई, एक प्लेयर की बजाय दूसरा प्लेयर हो, ये हर मीटिंग में होता होगा, और मीटिंग में होता है, हाँ। लेकिन आई थिंक वो स्टोरी was not aimed at आरपी सिंह। आरपी सिंह को उसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आई थिंक दैट स्टोरी वाज एम्ड एट महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कप्तानी, सो दैट प्रेशर में रहे, एक यंग कप्तान बने। अब शायद उनकी नेचर ऐसी थी, अब पता नहीं, वो इज्जत तो सबको देते हैं, लेकिन हो सकता है वो फोर्सफुली अंदर जाके बोलते हो कि नहीं मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। तो कभी कभी होता है ना, वो जब हम फिल्मों में देखते हैं, इसको हुल दे दो थोड़ी सी, इसको खींच दो, आई थिंक वो उस सर्कमस्टांसिस में वो हुआ होगा। पता नहीं, मुझे भी एक किस्सा ध्यान आता है कि एक सेलेक्टर के सामने बैठा, मैं उनको मॉर्निंग नहीं बोला था, मैं तो नाराज हो गया था मुझसे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने शब्द बोला था, मैं काफी खुश हुआ। मैंने मेरे साथ खेले हुए भी थे वो, कि अगर तुम मॉर्निंग नहीं बोले तो क्या मेरी मॉर्निंग नहीं होगी? मैं कहा, बिल्कुल होगी आपकी मॉर्निंग, मॉर्निंग सबकी होती है, आपकी भी होगी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, वो अपने रास्ते क्या कुछ। बट मेरा ये मानना है कि कभी भी, पता नहीं विक्रांत, मैं ज्यादा मीडिया को, मतलब मीडिया को मैंने कमेंट्री बॉक्स से ही देखा, उतना मीडिया न्यूज चैनल के थ्रू नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन शायद मतलब इन फ्यूचर भी, कि अगर एक चीज चेंज करना चाहो, मेरे हिसाब से कि चीजें और बेटर वेरीफाई करके कोट की जा सकती हैं, रादर देन किसी लेकिन आज मैं बताऊं आपको, आज मोटिव ये के थ्रू। पॉसिबल नहीं है। आज क्योंकि सोशल मीडिया आ गया ना,
आपको मीडिया के अलावा आपको अब सोशल मीडिया से भी डील करना है। आप ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर इज नॉट मीडिया, ट्विटर इज सोशल मीडिया। जैसे अब आप और मैं बात कर रहे हैं, किसी ने एक ट्वीट कर दी, वो मीडिया ने नहीं की, किसी एक ने कर दी, और फिर उसके बाद आपको पता टक 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 वो चलता रहेगा। तो ये सोशल मीडिया जो है वो, जिसको मीडिया भी जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मैं और आप भी हैं। आप एक प्लेयर के तौर पे ट्विटर पे हैं, मैं एक मीडिया के तौर पे ट्विटर पे हूं। बट प्रॉब्लम है आज की तारीख में सोशल मीडिया, कुछ भी आप बोल दें, कुछ भी उसके बाद जंगल में आग की तरह फैल जाता है। और चूंकि हम इतना बड़ा हो चुका है ये प्रकोप, मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ नियम कानून बहुत जल्दी लेकर आने पड़ेंगे। नहीं, पर ट्विटर पे जो लोग ये ऐसा बोलते हैं वो अनवेरिफाइड अकाउंट होते हैं। अब जैसे और आपकी आपको तो मायामी वाली वेरीफाइड है। खबर थी, फॉर एग्जाम्पल आपकी मायामी वाली खबर ही थी, अगर मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो 2011 अगर ओवल टेस्ट मैच का पहला दिन था, तो वो सोशल मीडिया पे ही वायरल हुई होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद कहीं पे चली हो तो चली हो, क्योंकि अगर किसी कमेंटेटर ने अगर बोला, सपोज किसी कमेंटेटर ने बोला, तो फिर तो उन्होंने बोल दिया, फिर तो छप गया। लेकिन उनको कहां से पता चला, ये तो किसी को नहीं पता। क्या उनको भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, या कई बार बातचीत के तौर पे किसी एक ने बोल दिया, किसी दूसरे ने बोल दिया कि ऐसा हुआ? तो वर्ड ऑफ माउथ भी तो बहुत डेंजरस है ना। नहीं भाई, कि कोई चीज अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो उसका नुकसान शायद आप उस वक्त नहीं समझ पाते हो, पर जिसके बारे में वो चीज प्रोटेक्ट होती है शायद उसको नुकसान हो सकता हो। तो वो चीजें नहीं, शायद। नुकसान उसको भी होता है आरपी, जिससे वो तीर गलत निकले। देखिए किरण मोरे कितने बड़े विकेट कीपर हैं इंडिया के। अगर आप किसी से पूछ लें किरण मोरे कितने टेस्ट मैच खेले, कितने कैच उन्होंने पकड़े, किसी को याद नहीं है। लोगों को याद है ग्राम गूच का वो कैच उन्होंने छोड़ा था एक। ग्राम गूच, लॉर्ड्स 1990, इंडिया ने टॉस जीत के इंग्लैंड को खिला दिया, अजहर भाई कप्तान थे। ग्राम गूच का संजीव शर्मा की गेंद पे 33 रन पे कैच छूटा था। ग्राम गूच ने 333 या 339 बनाए थे। तो लोगों को वो एक कैच याद है। तो कभी कभी आप जो कह रहे हैं, जो गलत खबर करता है उसका भी नुकसान होता है। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि एक और जैसे दो चार क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए कि बहुत लोग देख रहे होंगे जिनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना होगा, पता नहीं उस कॉर्पोरेट सिस्टम में कभी आए नहीं, पर बहुत सारे इश्यूज होते होंगे आपके अपने कॉर्पोरेट सिस्टम में, तो उसको डील कैसे करते होंगे? बहुत सारे ऐसे कलीग्स होंगे जो शायद आपकी अच्छी बुक्स में ना, या आपको पसंद ना करते हो, पर आपको अपना काम तो करना है, पर वो चीजें डील कैसे करेंगे? वो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आप किसी भी चीज में हैं। अब दुनिया में ये तो फैक्ट है ना कि एक क्रिकेटर अपनी मेहनत से स्टार बनता है। एक फिल्म स्टार भी आई थिंक अपनी मेहनत से स्टार बनता है, या एक अच्छा डॉक्टर, ये अपनी मेहनत से बनते हैं। मीडिया में ये होता है कि आप सही जगह सही वक्त पर हैं, आपका प्लेटफॉर्म क्या है, तो आप सो कॉल्ड आपको भी वो स्टेटस लोग दे देते हैं। मैं आपको सच बताऊं, लेकिन अगर क्रिकेट का खेल इतना बड़ा ना हो हिंदुस्तान में, तो जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी भी जो तौफीक है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। मुझे नहीं लगता हमारे क्रिकेट में कॉर्पोरेट का कोई लेना देना है, बिकॉज क्रिकेट को लोगों ने पसंद किया है, क्रिकेट लोग देखते हैं और क्रिकेट को बैक किया जाता है। चैलेंज कहां आया, और मैं अगर अपने करियर का बताऊं, मैंने 2003 में टेलीविजन शुरू किया था। चैलेंज आया था 2005, 6, 7 में, 2-3 साल। और चैलेंज क्या था कि जब इंडिया की टीम हारना शुरू होती थी 2005 में, आपको याद होगा, तो कुछ चैनल्स पे प्रोग्राम चले थे, मैच के मुजरिम और ये वो। तो वो शाम को बैठ के सिर्फ गालियां देते थे, आज का मुजरिम है सौरव गांगुली। तो ऐसे लगता था यार ये तो मर्डर करके आए हैं, डाकू बन के आए हैं। वो 2-3 साल हमारे लिए आज तक पे बहुत चैलेंज के थे। एंड शायद हमारी मैनेजमेंट ने उस वक्त वो लो लाइंग फ्रूट के चक्कर में अपने आप को गिराया नहीं, क्योंकि हमने जो हमारे जो न सिर्फ एक क्रिकेट फैन होना चाहिए, बल्कि मैं आपको सच बताऊं, इंडिया की टीम जिस दिन जीतती है ना, जो सो कॉल्ड टीआरपी लोग कहते हैं कि जी आप मसाला चलाते हो, सर मसाले से टीआरपी नहीं आती क्रिकेट में। क्रिकेट में टीआरपी आती है जिस दिन इंडिया खेलता है, इंडिया जीतता है। जितनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतने ही लोग आज तक पे आके क्रिकेट देखते हैं। और इंडिया जिस दिन हारता है, लोग निराश होके टीवी बंद कर देते हैं। 2-3 साल उन्होंने निराश होकर गालियां सुनी बाकी चैनलों पे, उसका बंद कर देते हैं। तो मैं तो इतने साल, मतलब ये है कि हर रोज इंडिया खेले, हर रोज इंडिया जीते। तो अब लोग इसको यकीन करें ना करें, लेकिन आपका एक नजरिया भी है। कभी कभी क्या होता है, आप एक बबल भी बना लेते हैं, और आपने आज आरपी सिंह को बना दिया, यार आरपी सिंह आएंगे बॉल डालेंगे, वो माइकल वॉन वाला बॉल हर गेंद पर होगा। आपने पर्थ में टेस्ट मैच जिताया, अगला टेस्ट मैच एडिलेड में हुआ जिसमें आपने बताया कि आपको चोट भी लग गई, उसमें आपको विकेट ही नहीं मिली। तो आप भी अचानक देखिए विद इन अ वीक
कहां से कहां आ गए। लेकिन हर कोई उस वक्त उम्मीद कर रहा है कि यार जो पर्थ में बॉल डाला था ना आरपी ने, एडिलेड में भी वही डाल देना है। फिर वहां पे मुझे लगता है कि आपका इम्तिहान होता है कि आप क्रिकेट को समझते हैं कि नहीं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मुझे इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मुझे नौकरी दी गई थी एज क्रिकेट जर्नलिस्ट, तो मुझे ये कहा गया था यार तुम क्रिकेट खेल के आए हो थोड़ी बहुत तो समझोगे। तो एग्जाम्पल मुझे क्या दिया गया, उन्होंने कहा देखो एक मैच हो रहा है, मोहम्मद अजरुद्दीन स्लिप में खड़े हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन एक जो ना होने वाला कैच है उन्होंने हाथ मारा और कैच बना लिया, लेकिन उनके हाथ से गिर गया। अखबार में लोग लिखेंगे मोहम्मद अजरुद्दीन ड्रॉप द कैच, लेकिन जो क्रिकेट को समझेगा वो ये देखेगा कि अगर आम फील्डर होता तो वो बॉल तक पहुंचता नहीं, उसकी उंगली नहीं लगती, वो ड्रॉप नहीं होता। लेकिन वो मोहम्मद अजरुद्दीन थे जिन्होंने कैच बना लिया। तो ये उन्होंने कहा ये देखने का नजरिया आपका ऐसा होना चाहिए कि आप गेम को समझो, सक्सेस और फेलियर इन दोनों चीजों के बीच फर्क क्या है वो समझिए। कानितकर ने आखिरी गेंद पे चौका मारा, देखिए कितनी देर वो चौका उनका चलता रहा, एक चौका। आखिरी क्वेश्चन इसका हम लोग अपने, कैन यू हियर मी? जी जी जी। अच्छा, अगर आपको पैनल में, आपके अपने चैनल के पैनल में सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर में से ऑप्शन दिया तो किसको आप चूज करोगे अपने साथ? बर्बाद हो गया आप मुझे। मैंने इसका तो आंसर दोनों के साथ किया है, कपिल पाजी के साथ भी किया है, नहीं, मंजू मेरा भी है, आप मरवाओगे मुझे। आप भी ऐसे ही पूछते क्वेश्चन, ये नहीं तो वो, ये नहीं, पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ना, इन दोनों में से मैं किसको बताता आप? हूँ हाँ, दादा और सचिन में फर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। भाई मुझे फर्क मत बताओ, बता दो किसको से, मुझे पता है। नहीं नहीं, आप उसके बाद देखिए, जैसे पुराने जमाने में थे ना वो तीन चार स्पिनर्स थे, तो तीन की बात होती थी, कहते थे कि इरापरी प्रसन्ना ना सोचते थे और बॉल करते थे। चंद्रशेखर जो थे, बिशन बेदी जो थे, वो बॉल करते करते सोचते थे, और चंद्रशेखर बॉल करने के बाद सोचते थे। जो सचिन को मैंने देखा है, सचिन बहुत मेजर्ड है, सोच समझ के बात करते हैं, और तरीका उनका दादा का एक जैसा है, लेकिन सचिन जो है बहुत सोच समझ के बात करते हैं। दादा का यह है कि वो सोचते सोचते बात कर लेते हैं, और कई बार वो जो कमियां और खामियां हैं उसको ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। सचिन का मैंने देखा है वो ओवरऑल बात करते हैं, और वो कमियों और खामियों पर कम बात करते हैं। चलो, वेरी नाइस, ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे चैट करके। मैंने ऑनेस्ट कोशिश की है। नहीं, कोई नहीं, कोशिश नहीं, आपका अपना ओपिनियन है, ये आप अपने तरीके से जो आपको ठीक लगा आपने बोला, मतलब इसमें गलत सही तो चलो ये तो भविष्य जनता बताती है। एक और फर्क है, जो फर्क आपने बड़ा महसूस किया होगा जब आप ड्रेसिंग रूम में गए होंगे कभी, या चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, सिडनी टेस्ट मैच में आप सचिन पाजी के साथ बैटिंग कर रहे थे, आप सचिन पाजी के साथ बैटिंग कर रहे हो या ईशांत शर्मा के साथ बैटिंग कर रहे हो, फर्क बताइए क्या प्रेशर का? ईशांत साथ ज्यादा प्रेशर फील करूंगा, सचिन साथ बिल्कुल प्रेशर नहीं फील करूंगा, क्योंकि बल्लेबाज क्यों, डर नहीं लगेगा कि मैं रनआउट ना करा दूं, मेरी कॉल गलत ना हो जाए? नहीं, वैसा नहीं लगेगा, मुझे और कंफर्टेबल फील होगा कि यार ये आदमी सामने, ये मुझे खिलाता रहेगा साथ में, तो जो क्रिकेट में होता है। सचिन पाजी के साथ थोड़ा सा ये प्रेशर रहता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनके स्टेचर के हिसाब से आप क्या पूछ रहे हो, किस तरह पूछ रहे हो। दादा ने शायद इतने साल वो लिबर्टी दी है, इतने साल लिबर्टी लेते 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 उनसे हम कभी भी कुछ भी बात कर लेते हैं, लेकिन सचिन पाजी के साथ थोड़ा सा ये रहता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली निकलती निकलती है, बट आप ये नहीं चाहते हो यार वो मेरे बारे में सोचे यार इसको तो क्रिकेट ही नहीं आती यार, आप भाई मैं बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछूं, ये थोड़ा सा रहता है। नहीं, मुझे एक, हम लोग लास्ट एक कन्वर्सेशन, मैं श्रीलंका में मैच खेला, टेस्ट मैच, और पाजी को हाथ में बॉल लग गया था, फिर भी उन्होंने बैटिंग की थी काफी देर, और शायद मैच हम लोग हार गए थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं। एनीवेज, सारी बातें पुरानी हो गई, अब तो नई जगह पर। आई होप हमारा चैट सही रहा होगा, और नहीं मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे पसंद इसलिए आया मजा आया क्योंकि पता क्या होता है, इंसान हम सब में होती है ये चीज, आप सक्सेस अचीव करने के बावजूद आप कहते हैं कि यार मुझे और मिल सकता था, और मुझे बड़ी खुशी हुई आरपी आज आपने ना ये कहा, हाँ मुझे और मिलता, मैं और कर सकता था, लेकिन कसूर आपने कहा कि मेरा भी था, मतलब आपका भी था। आपने ये नहीं कहा कि आप ही का था, मेरा भी आपने था। कहा सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस आपने कहा कि शायद मैंने भी बदलने दिए। और ये जो ऑनेस्टी होती है ना, जो जो आप दिल खोल के बंदा जो बात कर सकता है वो जिंदगी में खुश ही रहता है। और इसीलिए भले आप सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेले हो, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे कि यार वो 14 टेस्ट मैच तो खेला हूं, एक वर्ल्ड T20 तो मेरे नाम है। हो सकता है आप 100 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद भी निराश हो
यार मैं 25 और टेस्ट मैच खेल सकता था। सही बात। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता, उसका स्वामी होता है, वो परिस्थिति का रचयिता होता है। शायद हमने वो परिस्थितियां क्या बनने हिंदी दी, है आपने दी है यार, हिंदी कमेंट्री है। शायद वो परिस्थितियां हमने बनने दी जिसकी वजह से हमें खामियाजा उठाना पड़ा। एनीवेज, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात मजा आया करके। आपको? और मजा आया? बिल्कुल, हमें तो मजा ही आया। और क्वेश्चन आपके अच्छे थे, और मेरे भी आई होप अच्छे क्वेश्चन रहे हो। आपने तो मैंने कहा था प्लीज मुझे ना यॉर्कर ना बीमर ना बाउंसर। अब उम्र थोड़ी है मेरी, मतलब आप मुझे, मैंने सोचा 2-4 आगे आगे फेंक दोगे मैं पैर निकाल दूंगा। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, चलिए। शोएब अख्तर आए 2012 में, जब पाकिस्तान आया था ना 3 T20 और 3 वनडे हाँ। खेलने दिसंबर में, तो शोएब आए हमारे आज तक में काम करने के लिए। तो हमारे ऑफिस में शोएब थे, दादा थे और कपिल पाजी थे और मदन जी भी थे। तो हम खाना खा रहे थे, तो शोएब आपको पता है तो बिंदास हैं। वो कहते हैं यार मेरे इतने फ्रैक्चर हो गए यार। मैं हालांकि 1.5 साल पहले वर्ल्ड कप खेले हुए थे। खैर मैंने कहा शोएब भाई बॉल डालते हो? कहते नहीं यार अब तो छोड़ दिया क्रिकेट। मैं कहा मैं ना ये सोच रहा हूँ मदन जी की एकेडमी चलते हैं सिरीफोर्ट, है ना, आप बॉलिंग डालना मैं बैटिंग करूंगा, बड़ी अच्छी हम इंटरव्यू भी करेंगे, ये वो लटर पटर। शोएब ने कहा यार मेरे से तो बॉल ही नहीं पहुंचेगा, मैं तो कहाँ। उधर दादा मुझे ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। मैंने कहा शोएब भाई फिर ना हम चैलेंज खेलेंगे, आप मुझे 6 बॉल करना, मैं खेलूंगा। शोएब कहा यार मैं तो बॉल ही नहीं होना मेरे को, और मैं और चढ़ी जा रहा हूँ। मैंने कहा यार वाह यार, शोएब अख्तर को बैटिंग करूंगा। शोएब उठ के इधर उधर गए, मुझे दादा कहते हैं, मैंने शोएब को कहा, मैं कहा शोएब भाई एक काम करना, बाउंसर ना मारना और यॉर्कर ना मारना, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा मैं कोई टेंशन नहीं है। वो इधर उधर हुए, दादा मुझे कहते अब पागल हो क्या? मैंने कहा दादा क्या हो गया? कहते ये नींद से भी उठ के आएगा ना, ये इतनी तेज मारेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आए शोएब थोड़ी देर बाद, हाँ फिर कल करना है? मैं कहा नहीं जी नहीं करना। तो वही अच्छा, वो चीज है, आपने भी ना मार दिया इधर उधर, 2-4 हिला दिया आपने। ठीक है, तो कभी आप कभी दिल्ली आंसर। वापस आइए, अब जल्दी लॉकडाउन खत्म होता है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक दिन। मैं सोच रहा हूँ कि देखें आपकी गोल्फ कहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, खेलेंगे जल्दी। चलिए ठीक बाय है बाय, जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक परिवार यू, के साथ थैंक यू, बाय बच्चों के बाय। साथ आप एंजॉय कीजिए। बाय सब लोग बाय। बाय बाय।